हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम रहने वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको दिख गया होगा स्क्रीन पर, पीछे दिख रहा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ किस बारे में। तो आप देखो कि मतलब हमारा जो CGL का एग्ज़ाम है आने वाला है, कुछ ही दिन बचे हुए हैं। लगभग आपके पास 40 से 45 दिनों का टाइम अभी भी है। ठीक है, 14 से शुरू हो जाएगा, 14 जुलाई से। तो अभी तक आपकी तैयारी उम्मीद करता हूँ अच्छी चल रही होगी। और ये जो 1-1.5 महीने का टाइम बचा है, इसको मतलब एकदम पूरा अपने फोकस कर दीजिए। ठीक है, मेरा कहने का मतलब कि फालतू की चीज़ों में टाइम पास करना बंद कर दो और जो भी फोकस है वो अपने पढ़ाई पर लगाओ। ठीक है, तो टाइम पास का मतलब हो गया जैसे इंस्टाग्राम पर आप रील्स सरका रहे होंगे ऐसे, तो वो थोड़े कम कर दो। ठीक है, कम क्या, मैं तो आपसे ये कहूँगा कि बंद ही कर दो इंस्टाग्राम को। 1-1.5 महीने के लिए अनइंस्टॉल मार दो, सबसे बढ़िया इलाज है। ठीक है, और व्हाट्सअप, चलो व्हाट्सअप तो ठीक है, आपके पास में कोई न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आती होगी। और एक सबसे बड़ा पॉइंट उससे जो बातें चल रही है ना, उसको थोड़ा कम करो। ठीक है, जैसे अभी आप उसके 6-7 घंटे बातें करते होंगे, तो उसको आप 1 घंटे पे ले आओ। या मैं तो आपसे कहूँगा कि 1 घंटे नहीं, 30 मिनट के लिए ले आओ। उसे भी बोल दो कि भाई देखो एग्ज़ाम आने वाला है और अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम किसी और की हो जाओगी ना। अरे पिताजी नहीं मानेंगे ना, बाद में यही मैसेज आते हैं, यार पापा नहीं मान रहे, यार तुम्हारी जॉब तो लगी नहीं यहाँ। ठीक है, तो ऐसे मैसेज अगर तुम देखना चाहते हो तो लगे रहो भाई इंस्टाग्राम पर और उसके साथ। और अगर नहीं देखना चाहते तो आ जाओ फिर कंपाउंड इंटरेस्ट की दुनिया में। शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं। आज थोड़ी सी गर्मी है भाई, तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट को हम हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसको हम शॉर्ट में CI भी बोल देते हैं, CI। तो इसका मतलब भी होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि सबसे पहले इंटरेस्ट क्या चीज़ है। ये इंटरेस्ट क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। ना तो मैंने कंपाउंड बोला, ना मैंने सिंपल बोला। मैंने सबसे पहले क्या बोला, इंटरेस्ट क्या होता है। तो इंटरेस्ट का मतलब होता है मनी ऑन मनी। क्या होता है? मनी ऑन मनी। पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए, पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं ब्याज। आपने कुछ पैसे उधार पे दिए और अब वो पैसे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे इंक्रीजमेंट हो रहा है उनके अंदर, तो वो क्या हो जाएगा? मनी ऑन मनी, मतलब पैसे से पैसा बनाना, उसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट। अब ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है सिंपल, एक होता है कंपाउंड। उससे पहले हम आपको रेट के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। देख, मान लेते हैं कि आपके सामने सवाल में ये लिखा हुआ है 5% जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो है 5% पर एनम। इसको हम ऐसे बोलते हैं पर एनम। एकदम छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा जो मैं आपको नहीं बताऊँगा। ठीक है, बहुत ही छोटी छोटी आज की क्लास यूँ मान के चलो कि बहुत ही बेसिक होने वाली है। ठीक है, मेरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। बाकी दुनिया कैसे पढ़ाती है वो थोड़ा अलग पढ़ाती है, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मेरा जो CA पढ़ाने का तरीका है वो आपको पसंद आएगा, मज़ा भी खूब आएगा, और जो सवाल है वो देखते ही सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आराम से सीखेंगे आप। ठीक है, तो देखो 5% पर एनम, और ये पर एनम का मतलब हिंदी में होता है वार्षिक। क्या होता है? वार्षिक। ठीक है, तो 5% पर एनम ब्याज है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपने 100 रुपये उधार दिए हैं तो 1 साल बाद में ब्याज कितनी आएगी? 5 रुपये। यह आपकी क्या हो जाएगी? ब्याज।
₹5 क्या हो जाएगी, ब्याज हो जाएगी 1 साल में। ठीक है, अब अगर आपको हर साल ₹5 ही ब्याज मिले तो उसे हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि हर साल आपको इक्वल ब्याज मिलेगी, हर साल समान ब्याज प्राप्त होगी, हर साल समान ब्याज प्राप्त होगी, तो इसे हम बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट। पहली साल आपको ब्याज मिलेगा ₹5, दूसरी साल भी ₹5, तीसरी साल भी ₹5, चौथी साल भी ₹5। मान लेते हैं आपने 4 साल के लिए ₹100 उधार दिए, तो आप बोलोगे कि सर 1 साल में ₹5 ब्याज मिलेगी तो 4 साल में ₹20 तो ब्याज हो जाएगी और ₹100 ये, मतलब कि ₹120 हो जाएगा हमारा जो पैसा था। ₹100 दिए हमने, 4 साल बाद में ₹120 हो गया। ठीक है, तो जो ब्याज होती है सिंपल इंटरेस्ट वो हर साल कैसी होती है, समान होती है। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड में क्या होता है भाई, सीआई के अंदर, सीआई में होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। जो ब्याज है इस पर भी ब्याज लगता है भाई, ब्याज ऑन ब्याज, ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। मान लेते हैं कि आपने ₹100 उधार दिए और 1 साल में 5% ब्याज लगेगा, मतलब ₹5। अब अगली साल जो ब्याज लगेगा, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये सीआई वाला कॉन्सेप्ट तब आया जब लोग क्या हो गए, थोड़े से बेईमान होने लगे, थोड़े से ख़राब होने लगे। आपने ₹100 उधार दिए और सामने वाले से कहा कि भाई हर महीने तो मुझे ₹5 दे देना ब्याज के। ठीक है, लेकिन अब सामने वाले ने ब्याज देना ही बंद कर दिया। वो बोला कि 2 महीने बाद में ले लेना। 2 महीने बाद में गए तो बोला कि 3 साल बाद ले लेना, 4 साल बाद ले लेना। तो वो हर साल आपको ब्याज नहीं दे रहा है और बोल रहा है कि अगले मतलब साथ ही ले लेना, तुम सारा कुछ पैसा बनेगा वो साथ में ही ले लेना। तो फिर इसने सोचा यार ये तो गड़बड़ हो गया मतलब, तो फिर इसने दिमाग लगाया कि इसको बंद कैसे किया जाए। और इसको बंद करने का केवल एक ही तरीका है। वो तरीका कौन सा है कि ब्याज पर ब्याज लगाना शुरू कर दो, तो ये टाइम टू टाइम ब्याज दे देगा मुझे। ब्याज पर अगर ब्याज लगाएंगे तो टाइम से ये पैसा दे देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो यहाँ पे क्या दिक्कत हो गई, यहाँ पे दिक्कत यही हो गई कि सीआई का कॉन्सेप्ट आया। देखो भाई अब क्या है, तो सीआई का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज लगना, सीआई ब्याज ऑन ब्याज। अब इसमें कुछ टर्म्स होती है, जैसे सवाल के अंदर ऐसा लिखा हुआ आता है कि ईयरली कंपाउंडेड, ईयरली कंपाउंडेड। अगर आपके सामने ऐसा सवाल में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वार्षिक संयोजित हो रहा है भाई, जो ब्याज है वो हर साल संयोजित हो रहा है, वार्षिक संयोजित। इसका मतलब है कि 1 साल के बाद में आपकी ब्याज जुड़ने लग जाएगी। और आपके सामने ऐसा लिखा है कि हाफ ईयरली कंपाउंडेड। तो इसका मतलब है कि अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है। अर्धवार्षिक भी बोल सकते हैं या आप 6 माही भी बोल सकते हैं भाई। अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीने तो होते हैं, 6 माही संयोजित, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि 6 महीने के बाद में ब्याज एड ऑन होना शुरू हो जाएगी, जुड़ना शुरू हो जाएगी। एक टर्म ऐसी भी होती है क्वार्टरली संयोजित। क्या होती है, क्वार्टरली संयोजित। इसका मतलब होता है कि क्वार्टरली संयोजित का मतलब तिमाही संयोजित, इसको हिंदी में बोलते हैं तिमाही संयोजित। हर 3 महीने के बाद में आपकी जो ब्याज है वो जुड़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हमने आपको बताया, सबसे पहले तो ये बताया कि इंटरेस्ट क्या चीज़ होती है, पैसे से पैसा बनाना। उसके बाद में हमने ये देखा कि इंटरेस्ट की जो रेट होती है, इंटरेस्ट मान लेते हैं 5% है, और पर एनम का मतलब होता है वार्षिक। हर सवाल में आपको पर एनम लिखा होगा, मतलब कि वार्षिक। 1 साल के अंदर जो ब्याज मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 5% ब्याज मिलेगी। ये हमने देखा। 5% का मतलब हो गया, अगर आपने ₹100 उधार दिए हैं तो 1 साल के बाद में कितना रुपया ब्याज का मिलेगा, ₹5 ब्याज का मिलेगा।
ठीक है। और अगर हर साल आपको ब्याज समान मिलती है तो उसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। लेकिन सीआई में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी ब्याज लगती है। सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज लगेगी केवल मूलधन पर लगेगी, जितना ब्याज आपने उधार लिया, मतलब जितना पैसा आपने उधार दिया उस पर ब्याज लगेगी। लेकिन कंपाउंड में क्या होगा, जो ब्याज आएगा उस पर ही ब्याज लगेगी, ठीक है। और इसमें कुछ टर्म्स होती है, कैसे होती है, जैसे ईयरली कंपाउंडेड, इसका मतलब होता है वार्षिक रूप से संयोजित, हर एक साल के बाद में जो ब्याज है वो जुड़ जाएगी। हाफ ईयरली कंपाउंडेड, इसका मतलब होता है अर्धवार्षिक या छमाही संयोजित, हर 6 महीने के बाद में जो ब्याज है वो जुड़ना शुरू हो जाएगी। और क्वार्टरली संयोजित, इसका मतलब होता है तिमाही संयोजित, हर 3 महीने के बाद में जो ब्याज है वो जुड़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ अभी तक मैंने कुछ भी स्पेशल नहीं बताया है, मैंने एकदम बेसिक सी बातें आपको बताई है। कुछ लोग बेसिक इसको बोलते हैं कि मान लेते हैं उसने एक्स मान के सवाल कर दिया। कुछ लोग, ये सबसे बड़ा डाउट है, मतलब कि पता नहीं दिमाग में क्या भरा हुआ है उनके, कि मतलब अगर बच्चों ने, किसी मास्टर ने किसी सवाल को एक्स मान के कर दिया ना, तो बच्चे बोलेंगे ये सर तो बेसिक से पढ़ाते हैं, ये सर तो बेसिक से पढ़ाते हैं। अरे भाई बेसिक होता क्या है, बेसिक कुछ नहीं होता। पता नहीं आपके दिमाग में ये बेसिक की परिभाषा किसने डेवलप कर दी। तो बेसिक कुछ होता ही नहीं है। बताओ क्या होता है बेसिक? एक्स मान के सवाल करेंगे उसे हम बेसिक बोलेंगे हैं? तुम बिना बिल्कुल पागल हो बिल्कुल। तो भाई देखो, हम एक्स मान के किसी सवाल को करने वाले हैं नहीं, मैं बेसिक से भी बेसिक बताऊंगा आपको, ठीक है। जो एक्स मान के सवाल करना होता है वो थोड़ा अप लेवल होता है, उससे भी नीचे वाला लेवल बताऊंगा मैं, बेसिक से भी बेसिक, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल मैं आपके सामने लेता हूँ, सवाल के माध्यम से मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। देखो क्या है, मान लेते हैं कि 1000 रुपये आपने उधार दिए, 1000 रुपये आपने उधार दिए, ठीक है। तो जितनी राशि उधार दी जाती है या उधार ली जाती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। क्या होता है? प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन, ठीक है। तो ये मूलधन है, और जो ब्याज की रेट है वो मान लेते हैं 10% है। ये हो गई हमारी रेट 10% पर एनम, वार्षिक, ठीक है। 10% वार्षिक है। अब आपसे बोला जाए कि सिंपल इंटरेस्ट बताओ जी, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपल इंटरेस्ट। तो ये हो जाएगी पहली साल, ये सेकंड ईयर, और ये थर्ड ईयर, तीसरी साल। तो आप बोलोगे कि सर 1000 का 10% होता है 100, तो पहली साल जो सिंपल इंटरेस्ट आएगी 100 आएगी, दूसरी साल भी 100 आएगी, और तीसरी साल भी क्या आएगी? 100 आएगी। तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज, जो हर साल कैसी रहती है? समान रहती है। समान रहती है ना, उसकी तरह नहीं है कि एक्स बन जाए वाई बन जाए। देखो, तो सिंपल इंटरेस्ट कभी चेंज नहीं होने वाली है, समान रहने वाली है, ठीक है। वो तो कभी भी चेंज हो सकती है। अरे हो सकती है ना, कोई इनकम टैक्स वाला मिल गया तो उसके साथ हो जाएगी, हमारा क्या है, हम तो बेरोजगार आदमी हैं। देखो भाई, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अगर मैं सीआई की बात करूं, यहाँ पर ये ध्यान से समझना, ठीक है। मजाक की बात बाद में होगी, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट ध्यान से सुनना मेरी बात क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर पहली साल तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना आएगा? आपने 1000 रुपये उधार दिए तो 10% ब्याज आएगी, तो पहली साल तो कंपाउंड इंटरेस्ट 100 ही आएगा। लेकिन दूसरी साल क्या होगा कि दूसरी साल ये 100 तो आएगा ही आएगा, दूसरी साल ये 100 तो आएगा ही आएगा, लेकिन इस 100 पर भी 10% ब्याज और मिल जाएगी आपको। भाई ब्याज पर ब्याज लगेगी ना, तो 100 का 10% और मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10। तो जो टोटल ब्याज होगी वो 110 रुपये होगी दूसरी साल। दूसरी साल आपको जो ब्याज मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 110 रुपये। अब तीसरी साल का क्या सिलसिला रहेगा कि आप बोलोगे सर ये 110 तो आएगा ही आएगा, ये 110 तो आएगा ही आएगा। अब इस 110 पर 10% ब्याज और मिल जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 11। तो टोटल कितना पैसा हो गया? 121 रुपये। तो पहली साल आपको ब्याज मिलेगी 100 रुपये, दूसरी साल जो सीआई होगी वो 110 रुपये, और तीसरी साल जो सीआई आएगी वो 121 रुपये आएगी।
बोलो भाई। अरे समझ में आया ना ये? नहीं समझ में आया क्या? अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ कि ब्याज पर ब्याज लगेगी, इसका मतलब क्या है? देखो थोड़ा सा इसको मैं खोल के बताता हूँ, ठीक है? ऐसे अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं थोड़ा सा इसको खोल के बताता हूँ। देखो ब्याज पर ब्याज का मतलब क्या है, तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है? तो पहली साल आपने 1000 रुपये उधार दिए, 10% ब्याज मिल गई 100 रुपये, ठीक है? अब जब दूसरी साल की बात आएगी तो ये 100 रुपये तो कौन से हैं? ये 100 रुपये तो है, इस पर 10% ब्याज लगा मूलधन पर, और ये 10 रुपये कौन से हैं? ये 10 रुपये हैं, इस ब्याज पर ब्याज लग गया। भाई पहली साल आपको जो ब्याज मिला ना, इस ब्याज पर ही तो ब्याज लगेगा ना, तो 100 का 10% कितना होता है? 10 ही तो होता है, ठीक है? अब तीसरी साल का क्या सिलसिला होगा? मैंने कहा ये तो आएगा ही आएगा, तो ये तो आएगा ही आएगा का मतलब है कि 100 + 10 ये तो आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये 100 रुपये तो हो गए मूलधन पर ब्याज, ठीक है, और ये 10 रुपये हो गए पहली साल वाले पर ब्याज। पहली साल जो ब्याज मिली इस पर भी ब्याज मिल गया, तो ये 10 रुपये तो वो आ गए। अब अगली साल क्या होगा कि इस पर भी तो ब्याज मिलेगा ना आपको, तो ये है कितना? 110 है, तो 110 ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, तो 110 का 10% कितना होता है? 11 ही तो होता है। तो मैंने यही तो लिखा था, लो भाई 11, मैंने यही तो लिखा था ना, यहाँ 110 लिखा था और ये +11, तो टोटल ब्याज कितनी हो गई? 121 हो गई ना, बोलो। तो यहाँ पे यही सिलसिला रहेगा, इस 110 पर हमने 10% ब्याज और प्राप्त कर ली, तो ये हो गया हमारा CI। तो यहाँ से आप देख के बता सकते हो कि जो पहली साल है SI 100 है और CI भी 100 है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि पहली साल में SI और CI सेम रहता है, SI और CI सेम रहता है, जैसे आप उसके दिल में रहते हैं वैसे SI और CI भी सेम रहते हैं, ठीक है? तो ये पहली साल में SI और CI कैसे रहते हैं भाई? सेम रहते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स योर डाउट। नहीं है कोई डाउट, आगे बढ़ जाएं? अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है? ठीक है भाई, सुहाना मौसम हो रहा है, इस तेज़ आंधी के अंदर हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैं स्वागत करता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट की दुनिया में आप सभी का स्वागत। तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट पहली साल, सॉरी क्या बता रहा था मैं? हाँ, पहली साल में SI और CI क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन फेंक के मारता हूँ, ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बोर्ड साफ कर देता हूँ मैं। लो भाई एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा है। इस एग्जाम्पल से हम कुछ बातें, कुछ निष्कर्ष, कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, कुछ ऑब्जर्वेशन से कुछ चीज़ें निकालने वाले हैं, तो ध्यान से समझना। देखो भाई 8000 रुपये हैं, तो 8000 रुपये हैं तो अच्छी बात है, ये तो मूलधन हो गया, तो प्रिंसिपल हमारा है 8000 और 5% रेट, तो 5% का मतलब होता है 1/20। अब ये 1/20 कैसे आया? 5% को हम बोलते हैं परसेंटेज, इसको हम बोलते हैं परसेंटेज, और 1/20 को हम बोलते हैं फ्रैक्शन, मतलब कि भिन्न, ठीक है? ये आया कैसे? देखो परसेंट को हटाऊंगा तो नीचे कितना आएगा? 100 आएगा, और 5 से कट के कितना आ जाएगा? 1/20, ठीक है? तो इसका मतलब यही है, 100 में से 5 का होना या 20 में से 1 का होना एक ही बात है, ठीक है? क्या है? एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें परसेंटेज वैल्यू दे रखी होगी उसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। पहला काम तो हमारा ये रहेगा। अब यहाँ से देखते हैं भाई, निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा CI और यहाँ पे हमने लिखा फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर और ये थर्ड ईयर, 3 साल की बात हो गई। तो CI पहली साल कितना आएगा? 8000 का 1/20, तो 8000 का 1/20 कितना होता है? देखो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा 400। तो पहली साल जो CI आएगी, जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा? 400 आएगा, ठीक है?
अब दूसरी साल में क्या होगा कि ये 400 तो आएगा ही आएगा, दूसरी साल में ये 400 तो आएगा ही आएगा, लेकिन इस 400 पर भी आपको ब्याज मिलेगी कितनी, 20%, सॉरी 5% है ना, 5% ब्याज मिलेगी भाई। और 5% का मतलब होता है 1/20, तो 400 का 1/20 कितना हो जाएगा, 20। तो टोटल जो ब्याज मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 420 रुपये। तीसरी साल में क्या होगा कि ये 420 तो आएगा ही आएगा, लेकिन इस 420 पर भी ब्याज आ जाएगी 5%। 5% का मतलब होता है 1/20, तो 0 से 0 गया और ये 42 21 बार कटेगा, 21 आ जाएगा। तो टोटल ब्याज कितनी मिल जाएगी, 441। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? अरे बढ़िया है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, एक छोटी सी बात मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि 3 साल का ब्याज निकालना है, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा भाई, इन सबको जोड़ दो। पहली साल तो 400, दूसरी साल 420 और तीसरी साल 441, तो ये कितना हो गया, 4 4 4 12 और ये 61, 1261 और 8000 कितना हो जाएगा, 9261। तो जो अमाउंट है मिश्र धन है वो 9261 हो गई, लेकिन हमें तो ब्याज पूछा है ना, तो ब्याज कितना हो गया, 1261 हो गया ना भाई, इन सबको जोड़ने पे 1261 आ रहा है। तो 3 साल का ब्याज कितना आ गया, 1261। तो ये तो हमारा हो गया सवाल का आंसर। अब मैं यहाँ से आपको कुछ चीज़ें पूछना चाह रहा हूँ, तो देखो क्या है चीज़ें भाई। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि प्रिंसिपल और अमाउंट का जो अनुपात है वो कितना आएगा, प्रिंसिपल और अमाउंट का जो अनुपात है वो कितना आएगा, जो रेशियो है वो कितना आएगा। तो 1 साल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 1 साल की। तो आप बोलोगे कि सर 8000 रुपये आपने उधार दिए और 1 साल के बाद में 400 रुपये ब्याज मिली, तो कितना हो गया, 8400 हो गया। ये कितना टाइम का है भाई, 1 साल का, 1 साल की बात की है मैंने। अब अगर मैं 2 साल की बात करूं तो 2 साल का प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर 8000 रुपये आपने उधार दिए और ब्याज कितनी आई भाई, 400, 2 साल में ब्याज कितनी आ गई, 820, तो ये हो जाएगा 8820। तो ये 2 सालों की बात हो गई। अब अगर मैं 3 साल की बात करूं कि 3 साल के बाद में प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात कितना हो गया, तो आप बोलोगे 8000 रुपये आपने उधार दिए थे और 1261 ब्याज मिली, तो ये हो जाएगा टोटल 9261। तो 3 साल के बाद में इतना हो गया। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन और अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन, मतलब कि मूलधन और ब्याज को जोड़ने के बाद में जो चीज़ आएगी वो क्या आएगी, मिश्र धन आएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो कि 1 साल में आपका जो पैसा था वो 8000 से 8400 हो गया। तो मैं आपसे अनुपात पूछ रहा हूँ कि अनुपात कितना है। तो आप बोलोगे कि सर जो अनुपात है वो 0 से 0 गया और इस 0 से ये 0 भी गया, और अगर मैं 4 से काटूंगा तो 4 से ये कटेगा 20 बार और 4 से ये कटेगा 21 बार। तो 1 साल में जो पैसा था वो कितना हो गया, 1 साल में जो पैसा था वो 20 से 21 हो गया, ठीक है। दूसरी साल की बात देखो तो 0 से तो 0 कट गया और अगर इसको 2 से काटूंगा तो 2 से ही कटेगा 400 बार और 2 से ही कटेगा 441 बार। अब ये कटेगा नहीं, तो यहाँ पे आप देखो जो 400 है वो क्या है, 20 का स्क्वायर ही तो है, और जो 441 है वो 21 का स्क्वायर है। तो 2 साल के बाद में जो पैसा है इतना हो जाएगा, 20 के स्क्वायर से 21 का स्क्वायर। अब अगर मैं 3 साल का देखूं तो 3 साल में क्या हो जाएगा भाई, ये तो कुछ कटेगा ही नहीं ना, ये कटने वाला नहीं है, ठीक है। ये 8000 क्या होता है, 20 का क्यूब होता है, और जो 9261 होता है वो 21 का क्यूब होता है। चाहो तो निकाल के देख सकते हो। तो आप देख सकते हो 3 साल में कितना हो गया, 3 साल में इतना हो गया। तो यहाँ से आपने क्या कंक्लूजन निकाला, आपने यही कंक्लूजन निकाला कि सर अगर 1 साल का टाइम है तो पावर 1 आएगी, अगर 2 साल का टाइम है तो पावर 2 आएगी, अगर 3 साल का टाइम है तो पावर 3 आ जाएगी। बोलो भाई। और ये आई कैसे, यहाँ से देखो रेट से, रेट कितनी है हमारी, रेट है भाई 1/20, मतलब कि 20 पे आपको ब्याज कितनी मिलेगी, 1 ब्याज मिलेगी।
तो 20 से 21 हो जाएगा ना भाई। 1/20 का मतलब है कि 20 रुपये है, उस पे एक ब्याज मिलेगी, तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा एक साल में। और अगर मुझे 2 साल का निकालना है तो 2 साल का हो जाएगा 20 के स्क्वायर से 21 का स्क्वायर। और अगर 3 साल का निकालना है तो 20 के क्यूब से 21 का क्यूब। तो ये 3 साल का हो गया। तो यहाँ से मैं आपको यही बात समझाना चाह रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप, फिर आगे बढ़ते हैं। तो भाई देखो मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको यही समझाया कि अगर कोई रेट है, मान लेते हैं कि जो रेट है वो 5% है, ठीक है, इसका मतलब होता है 1/20। तो मैंने आपसे कहा कि जो प्रिंसिपल और अमाउंट है इसका जो अनुपात होगा, मूलधन और मिश्र धन का जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा भाई। एक साल में जो धन है वो 20 से 21 हो जाएगा, मतलब 20 पे एक ब्याज मिलेगी, ठीक है। तो एक साल में 20 पर एक ब्याज मिलेगी, तो कितना हो जाएगा, 20 से 21 हो जाएगा। ये हमारी ये एक साल की कहानी क्या है, एक साल की कहानी, ये भाई एक साल की कहानी है, ठीक है। अगर 2 साल की बात करें तो 2 साल के अंदर जो धन है वो 20 स्क्वायर से 21 की घात 2 हो जाएगा। ये एक साल की कहानी है, ये 2 साल की कहानी है। और 3 साल की कहानी की बात करें तो जो पैसा है वो 20 की घात 3 से 21 की घात 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है, आप ये देखो कि जब एक साल की बात है, यहाँ पे टाइम कितना है, 1 साल, ठीक है। जब 2 साल की कहानी आपको लिखनी है, मतलब कि टाइम को आप 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, ठीक है। 2 साल की कहानी, टाइम को 2 से गुणा करेंगे तो जो घात है वो भी 2 से गुणा हो जाएगी, आप देख सकते हो यहाँ पे जो पावर है वो भी 2 से गुणा हो जाएगी। अगर आपने टाइम को 3 से गुणा किया, 1 को 3 से गुणा करूँगा तो 3 आ जाएगा, तो पावर को भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। मतलब कि आप टाइम को जितने से गुणा कर रहे हो पावर भी उतने से गुणा हो जाएगी। बात समझ में आई? चलो मैं कुछ एग्जाम्पल और लिखता हूँ आपके सामने यहाँ पे। ये तो थोड़ा सा कबाड़ा हो गया, ठीक है, जो भी है। देखो भाई मैंने आपसे कहा कि जो पैसा है 25 रुपये आपने उधार दिए और 8 साल के बाद में 36 रुपये आपको मिले। 25 रुपये आपने उधार दिए, ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारी अमाउंट है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे 4 साल के बाद में बताओ कितना हो जाएगा। 4 साल के बाद में बताओ कि कितना हो जाएगा, मैंने सवाल पूछा है। तो आप बोलोगे सर आपने टाइम को 1/2 से गुणा कर दिया, टाइम को 1/2 से गुणा कर दिया, तो जो पावर है इसको भी 1/2 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे पावर कितनी है, 1, पावर 1 है ना, तो 1 को 1/2 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा भाई, 25 की पावर आ जाएगी 1/2, और यहाँ पे 36 की पावर आ जाएगी 1/2, और 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, तो अंडर रूट 5, 25 का कितना हो जाएगा, 5, तो ये 4 साल में हो जाएगा 5 से 6। बोलो आपको समझ में आया नहीं आया? आया ना। अब अगर आपसे मैं 12 साल का पूछूं, मैं आपसे कहूं कि 12 साल का बताओ, तो आप बोलोगे सर टाइम को आपने क्या कर दिया, 3 से गुणा कर दिया, तभी तो 12 साल हो जाएगी ना। तो टाइम को 3 से गुणा किया है तो पावर को भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे पावर कितनी है, 1, और यहाँ पर भी पावर कितनी है, 1। 1 को 3 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब, और ये हो जाएगा 6 का क्यूब। 5 का क्यूब होता है 125 और 6 का क्यूब होता है 216। तो बोलो आपको समझ में आया नहीं आया? तो अगर आपको रेट दे रखी है तो आप अपने हिसाब से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल सकते हैं। बोलो भाई निकाल सकते हैं ना। अरे अभी तक मैंने कोई सवाल नहीं करवाया है, ठीक है, अभी तक मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। सवाल तो अब करवाएंगे, ठीक है, जो भी 10-12 सवाल है एकदम लग्जरी सवाल आपको करवाए जाएंगे, मज़ा आने वाला है। बस क्या आने वाला है, मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो आप तो बस दिल थाम के, दिल और दिमाग खोल के एकदम बैठे रहो, ठीक है। तो चलो जी भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको सिखाया कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हम कैसे निकालते हैं। मैंने आपको क्या सिखाया कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कैसे निकालते हैं जब आपको रेट दे रखी है। मान लेते हैं कि आपको रेट दे रखी है 12.5%, तो 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो 8 पे आपको ब्याज कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी, मतलब 1 साल में 8 से 9 हो जाएगा आपका पैसा।
एक साल में कितना हो जाएगा, 8 से 9, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, 8 से 9 हो जाएगा। अगर 2 साल की बात करें तो टाइम को डबल कर रहे हो तो पावर भी डबल हो जाएगी। लो भाई, तो आपका पैसा 8 स्क्वायर से 9 का स्क्वायर हो जाएगा 2 साल में। और अगर 3 साल की बात करें तो 1 को 3 से गुणा करूंगा तभी तो 3 साल आएगा ना, तो ये हो जाएगा 8 की घात 3 से 9 की घात 3। तो बोलो समझ में आया नहीं आया? तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपसे कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आप निकाल सकते हैं जब आपको रेट दे रखी हो। निकाल सकते हैं ना? बोलो भाई, अरे निकाल सकते हो? हाँ सर, उसके दिमाग से हम हमारी यादें नहीं निकाल सकते, बाकी सब कुछ निकाल सकते हैं। तो देखो 12.5% का मतलब 1/8 प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हो गया। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। नया कॉन्सेप्ट और एक नई चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, उस चीज़ को जान के आपका दिल गदगद हो जाएगा, गदगद होने वाला है। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल करवाया था, अगर आपको याद है तो मैं वापस लिख देता हूँ। देखो प्रिंसिपल अगर 8,000 है और जो रेट है वो 5% है, 5% का मतलब 1/20 होता है। तो मैंने आपको कहा था कि जो CI है पहली साल का, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, तो पहली साल में ब्याज कितनी आई थी, 8,000 का 1/20 400 रुपये। दूसरी साल में 400 पे तो आएगी, 400 पे 1/20 और आएगा 5%, तो वो कितना होता है, 400 का 5% कितना होता है, 20 होता है ना। अरे भाई 20 ही होता है, सही बात है ना, 20 ही होता है, नहीं कुछ और होता है, 20 ही होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 420। और तीसरी साल में क्या आएगा, 420 तो आएगा ही आएगा, और 420 पे 5% और आएगा, तो 420 का 1/20 कितना होता है, 21। तो ये आया था 441। तो ये पहली साल की ब्याज आ गई, ये दूसरी साल की ब्याज आ गई, और ये तीसरी साल की चक्रवृद्धि ब्याज आ गई, मतलब CI। तो ये एग्जाम्पल अभी हमने आपको प्रिंसिपल और अमाउंट का जब रेशियो निकालना सिखाया था तो उससे पहले ये करवाया था। अब यहाँ से मैं आपसे एक बात पूछने वाला हूँ, एकदम ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो पहले तो मैं यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो लिख देता हूँ। तो आप बोलोगे कि सर 1/20 है, तो एक साल में 20 से 21 हो जाएगा, ये भाई एक साल की कहानी है। 2 साल में 20 के स्क्वायर से 21 का स्क्वायर हो जाएगा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। और 3 साल की बात करें तो 3 साल में ये जो अनुपात है वो 21 की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, ये अभी तक हम सीख चुके हैं। अब यहाँ से क्या नई बात सीखने वाले हैं वो देखना। तो आप मुझे ये बताओ कि जो CI है, पहली साल का CI और दूसरी साल का CI, इनके बीच में जो अंतर है वो कितने का है? तो आप बोलोगे सर 1 साल का अंतर है। यहाँ पे जो अंतर है वो कितनी साल का है, 1 साल का। सही है ना भाई, ये पहली साल है, ये दूसरी साल है, तो इनके बीच में जो अंतर है वो 1 साल का है। तो यहाँ से इनके जो चक्रवृद्धि ब्याज है, जो CI है, उनका अनुपात बता सकते हैं क्या? तो आप बोलोगे सर इनका अनुपात आएगा, देखो 0 से तो 0 कट जाएगा, 40 और 42, मतलब ये आ जाएगा 20 और 21। कितना आ जाएगा, 20 और 21। ठीक है, अब अगर आपसे मैं इनका अनुपात पूछूं कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का जो रेशियो है वो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ जो गैप है वो 1 साल का है, यहाँ भी गैप 1 साल का था। अब इनका जो अनुपात आएगा, रेशियो आएगा, वो कितना आएगा? तो ये कितने से घटेगा भाई? अरे यार ये कितने से घटेगा, 21 से घट जाएगा। 21 से ये कटेगा 20 बार, और ये 21 का स्क्वायर है तो ये 21 बार कट जाएगा। ठीक है, तो अनुपात कितना आएगा, 20 और 21। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप क्या देख सकते हैं कि CI ऑफ फर्स्ट ईयर रेशियो CI ऑफ सेकेंड ईयर कितना आया, 20:21। और CI ऑफ सेकेंड ईयर अनुपात CI ऑफ थर्ड ईयर, ये कितना आया? तो आप बोलोगे सर ये भी 20:21 आया। अब अगर मैं आपसे यहाँ से पूछूं कि पहली साल और तीसरी साल इनके ब्याज का अनुपात बताओ, तो आप बोलोगे सर इनके बीच में जो गैप है वो कितने का है? भाई पहली साल और तीसरी साल तो गैप कितने का है, 2 साल का।
तो अनुपात कितना आएगा भाई, 400 और 441 का अनुपात कितना हो जाएगा, इनका अनुपात तो निकलेगा ही नहीं ना, ये 20 का स्क्वायर है, ये 21 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई CI ऑफ फर्स्ट ईयर अनुपात CI ऑफ थर्ड ईयर। तो ये आ गया हमारे पास 400 अनुपात 441, तो ये होता है 21 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपने क्या देखा, यहाँ से आपने एक चीज़ देखी होगी कि सर इनके ब्याज में 1 साल का गैप है, इनके ब्याज में 1 साल का गैप है, और 1 साल का जो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो होता है वही ब्याज का रेशियो होता है ना। और यहाँ भी आप देख सकते हो कि यहाँ भी 1 साल का गैप है, और 1 साल का जब गैप होता है तब प्रिंसिपल और अमाउंट का जो अनुपात होता है वही इनके ब्याज का अनुपात होता है। देख सकते हो, बोलो, देख सकते हो ना। और एक चीज़ और, यहाँ पे देखो गैप कितने का है, तो आप बोलोगे सर 2 साल का गैप है, 2 साल का गैप है ना। तो यहाँ पे 2 साल का जो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो अनुपात है वही इनके ब्याज का अनुपात है। तो ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। अब तो यहाँ से देखो आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको इतना सा समझाने चाह रहा हूँ, इसको रफ कर दूंगा एक बार। चलो इधर लिख देता हूँ, चलो मैं इधर लिख देता हूँ। आपसे पूछे कि सर पहली साल का ब्याज CI ऑफ फर्स्ट ईयर और CI ऑफ सेकेंड ईयर, इनका अनुपात कितना आएगा। और कोई आपसे पूछे कि CI ऑफ सेकेंड ईयर, CI ऑफ थर्ड ईयर कितना आएगा। आपसे कोई पूछे कि सर CI ऑफ 10th ईयर और CI ऑफ 11th ईयर, इनका अनुपात कितना आएगा। आपसे पूछे कि सर CI ऑफ 20 ईयर, 20 मतलब 20वीं साल। यहाँ पे एक बात आप ध्यान से रखना कि पहली साल का ब्याज और ये दूसरी साल का ब्याज, ठीक है, पर्टिकुलर साल का ब्याज है। ये नहीं कि आप बोलोगे सर 2 सालों का ब्याज, ये 2 सालों का ब्याज नहीं है, ये दूसरी साल का है, केवल और केवल दूसरी साल का, 2 सालों का ब्याज नहीं है, ठीक है। तो 2 सालों का ब्याज तो तब आएगा जब पहली और दूसरी जुड़ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन ये केवल और केवल दूसरी साल का ब्याज है, ये केवल और केवल तीसरी साल का ब्याज है, 3 सालों का ब्याज नहीं है, तीसरी साल का ब्याज है। समझ रहे हो ना इस बात को, ठीक है। तो CI ऑफ 20वीं साल और CI ऑफ 21वीं साल, इनका अनुपात। आपसे पूछे कि सर CI ऑफ 50वीं साल और CI ऑफ 51वीं साल, तो आप इनके बीच में देखोगे गैप कितने का है। तो यहाँ पे गैप है 1 साल का, यहाँ भी गैप है 1 साल का, और यहाँ भी गैप है 1 साल का, यहाँ भी गैप है 1 साल का, यहाँ भी गैप है 1 साल का। तो 1 साल के ब्याज का अनुपात वही होता है जो इनके 1 साल का प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात होता है। तो आप बोलोगे सर इन सब का जो आंसर आएगा ना वो कितना आएगा, वो आएगा 20:21। मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूं, बोलो भाई। तो ये बात समझ में आई, बोलो। अरे मज़ा आया ना, ये मैंने बहुत ही नई चीज़ बताई है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाके देख लेना, अगर ऐसा कोई मास्टर आपको पढ़ा दे तो बस आपको वही फॉर्मूले रटाए जाएंगे बस। तो मेरा पढ़ाने का थोड़ा सा अलग अंदाज है, आपको मज़ा आएगा, ठीक है। कुछ अलग चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। चलो भाई, तो ये हो गया। चलो एक बार के लिए मैं थोड़ा सा आपको और समझा देता हूँ, यहाँ पे समझा देता हूँ मैं। इनको रब कर दूँ क्या, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। वीडियो को बैक करके ले लेना यार, इतना तो आप कर ही सकते हो। अब मेरे पास डस्टर तो है नहीं मिटाने के लिए, ऐसे मिटाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ मुझे CI ऑफ थर्ड ईयर अनुपात CI ऑफ 6 ईयर। मैंने आपसे पूछा कि CI ऑफ 12वीं साल और CI ऑफ 15वीं साल, इनका अनुपात बताओ। मैंने आपसे पूछा कि CI ऑफ 100वीं साल और CI ऑफ 103वीं साल, इनके ब्याज का अनुपात बताओ। तो आप बोलोगे सर यहाँ जो गैप है वो 3 साल का है, यहाँ भी गैप 3 साल का है, और यहाँ भी गैप 3 साल का है। तो 3 साल के ब्याज का अनुपात वही होता है जो 3 साल के प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात होता है। तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 20 के क्यूब से 21 का क्यूब। तो मैंने आपको ये चीज़ समझाई है।
अब बोलो, अब तो समझ में आ गया। तो जितना गैप होता है ब्याज के बीच में, उतने ही गैप का प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो देख लो, वही उनका रेशियो हो जाएगा। बोलो। तो अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लेते हैं आपको ये सवाल दिया गया कि 16 सही 2/3% रेट है, तो इसका मतलब होता है 1/6। और आपसे पूछा गया कि CI ऑफ 25th ईयर 25वीं साल का ब्याज और CI ऑफ 28वीं साल का ब्याज, इनका अनुपात बताओ। तो इनका अनुपात आप देखोगे 3 साल का गैप है, 3 साल का गैप है, तो 3 साल में जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो होगा वो कितना होगा। तो आप बोलोगे सर 6 से 7 हो जाएगा एक साल में, एक साल में 6 से 7 हो जाएगा, ये 1 साल का है। 2 साल में हो जाएगा 6 के स्क्वायर से 7 का स्क्वायर, 3 साल में हो जाएगा 6 का क्यूब और 7 का क्यूब। तो आप बोलोगे कि सर 3 साल का गैप है, तो ब्याज का अनुपात वही होगा जो 3 साल में प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात है। तो ये हो जाएगा 6/3 अनुपात 7/3। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। और यही अनुपात किसका होगा, CI मान लो आप 3 साल का गैप है ना 43 और CI ऑफ 46, तो यहाँ भी 3 साल का गैप है, तो यही अनुपात आएगा। मान लेते हैं आपको बोल दिया CI ऑफ 1000वीं साल और CI ऑफ 1003वीं साल, तो यहाँ गैप 3 साल का है, तो यही अनुपात आएगा। बोलो भाई। तो अब आपको डाउट क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अब हम डायरेक्ट सवालों पे बढ़ने वाले हैं। तो भाई देखो, सवालों पे कूच करने से पहले आपको एक छोटी सी बात मैं और बता देता हूँ। मान लेते हैं कि आपका जो पैसा है वो 25 रुपये था और 2 साल के अंदर 25 से कितना हो गया, 36 हो गया। तो ये तो हो गया आपका प्रिंसिपल, इसको हिंदी में बोलते हैं मूलधन। और ये हो गया अमाउंट, इसको हिंदी में बोलते हैं मिश्रधन। ठीक है। तो आपको ब्याज कितनी मिली भाई, 25 रुपये आपने दिए और वो 36 रुपये आपने वापस लिए, तो ब्याज कितनी मिली। तो आप बोलोगे सर हमने जो ब्याज ली है वो कितनी ली है भाई, ब्याज 36 में से 25 को माइनस कर देंगे तो ब्याज कितनी आएगी, 11 रुपये। ये हमारी ब्याज आ गई। ठीक है, तो ब्याज है 11 रुपये। तो मिश्रधन हम कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप बोलोगे सर मिश्रधन निकालते हैं प्रिंसिपल प्लस अमाउंट, मतलब कि मूलधन प्लस ब्याज। अब ब्याज कोई सा भी हो सकता है, वो साधारण हो चाहे कंपाउंड हो, कोई सा भी हो सकता है। तो मिश्रधन हम ऐसे निकालते हैं भाई, ये मिश्रधन का फॉर्मूला होता है। ये छोटी मोटी बातें हैं, अगर कोई बच्चा मेरी क्लास को पहली बार भी देखेगा जिसको कुछ नहीं आता, तो उसको भी कुछ आना चाहिए ना, इसलिए मैं सारी बातें बता के चल रहा हूँ। ठीक है। तो पहला ही सवाल स्क्रीन पर, बहुत ही खूबसूरत सवाल स्क्रीन पर फेंक के मारने वाला हूँ। तो भाई सोल्व करने की कोशिश करना वीडियो को पॉज करके। मैं हर बार बोलता हूँ कि कोई भी सवाल मेरे करवाने से पहले आप खुद से ट्राई ज़रूर करें। अगर आपसे नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन 5-10 मिनट उस सवाल पर ख़राब ज़रूर करें, एक बार सोचें। ठीक है। तो आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो थोड़ी सी बढ़ेगी, आपका सोचने का लेवल बढ़ेगा। आप देखते होंगे कि मैं एक सवाल को कितने ही तरीके से कर देता हूँ, मेरी इच्छा होती है तो मैं कैसे कर देता हूँ उसको। ठीक है। तो ये कैसे कर देता हूँ मैं, क्योंकि मैं सवालों पे सोचता हूँ। अगर कोई सवाल मुझे नहीं आता है तो मैं उस पर सोचता हूँ। आपको तो 5-10 मिनट के लिए सोचने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है। मैं उस पर पता नहीं 1-2 दिन तक ही सोचता रहता हूँ। जब तक वो सवाल मुझसे होता नहीं है तब तक वो दिमाग में घूमता ही रहता है, वो सवाल छप जाता है माइंड में, ऐसे फोटोकॉपी जब तक ना हो। ठीक है। तो एक खूबसूरत सवाल मैं आपके सामने स्क्रीन पर डालता हूँ। ठीक है। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। और अगर क्लास और कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है भाई। देखो भाई, पहला सवाल आ गया स्क्रीन पर। कितने प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 12,500 रुपये की राशि 2 वर्षों में 14,045 रुपये हो जाएगी यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। बताओ।
शर्मा गई का, कंपाउंड इंटरेस्ट से घबरा गई का। तो घबराना नहीं है भाई, शर्माना भी नहीं है, सवाल को फोड़ना है। देखो भाई, तो हमसे रेट पूछिए, लेकिन सवाल में बोला क्या गया है, सवाल में ये बोला गया है कि आपने 12,500 रुपये उधार दिए और 2 साल के बाद में कितने हो गए, 14,045 रुपये हो गए। तो आप देख सकते हो ये तो है प्रिंसिपल और ये है अमाउंट, ठीक है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हम कैसे निकालते थे भाई, रेट से ही तो निकालते थे। तो यहाँ से आप इनका अनुपात निकाल लो भाई, रेशियो निकाल लो। तो रेशियो निकालने में मुझे लग रहा है तकलीफ हो रही है, किससे कटेगा, देखो 5 से तो कटेगा, गारंटी है 5 से कटेगा, या फिर ये 3 से कट जाएगा क्या, 3 से तो 5, 3 से नहीं कटेगा ना यार, चलो 5 से काट देते हैं, जो भी है जो आएगा वो देख लेंगे। 5 से तो काटो, हमें लग रहा है भाई 5 से कटेगा तो 5 से काट दो, ज़्यादा सोचने में टाइम खराब करना नहीं है। तो 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये कट जाएगा 2500, और यहाँ 2 साल का टाइम है, ये 5 से कितनी बार कटेगा, देखो भाई 5 दूनी 10, बच गए 4 0, तो ये 8 पंजो 40 हो गए, और फिर भाग जाएगा नहीं तो ये 0, और फिर ये 9 पंजो 45, 2809। तो अब मुझे लग रहा है कि ये किसी से भी कटेगा नहीं, किसी से भी कटेगा नहीं। तो आप देखो यहाँ पे 2 साल है, यहाँ पे क्या है 2 साल है, तो यहाँ पे जो घात होनी चाहिए वो भी 2 होनी चाहिए ना भाई, जितना टाइम होता है उतनी तो घात होती है भाई। आपने देखा ना, 1 साल में 20 से 21 हो गया, 2 साल में 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर हो जाता है, होता है ना। तो यहाँ पे हम क्या बना लेते हैं, हम यहाँ पे 2 बना लेते हैं। तो 2 कैसे बनाएंगे भाई, देखो 25 का तो होता है 5 का स्क्वायर करूँगा 25 आएगा ना, 00 का मतलब 50, तो ये तो हो जाएगा 50 का स्क्वायर, और ये 2 साल में ये कितना हो जाएगा 53 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर होता है। मुझे तो भाई याद है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। अब आपको क्या है कि प्रैक्टिस से आएगा, जब आप प्रैक्टिस करने लग जाएंगे ना, सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे स्क्वायर सारे, टेंशन मत लो। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, 50 है तो 50 देखो 2500 है, इधर 2809 है, तो 50 से हल्का सा बड़ा होगा। अब यहाँ पे मैं 51 लेता हूँ, तो 51 में यूनिट डिजिट कितना आता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। अगर मैं 52 लेता हूँ तो 52 में यूनिट डिजिट कितना होता है, 2 का 4 आता है। 53 मैंने लिया तो 3 का होता है 9, तो 3 का 9 हो गया ना, तो मैंने 53 लिख दिया। ऐसे भी आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो आप बोलोगे कि सर जो रेट होती है वो 1 साल का ब्याज होती है, रेट क्या होती है, 1 साल का ब्याज। तो मुझे क्या करना है, मुझे 2 साल से 1 साल पे जाना है, तो 2 को मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/2 से गुणा करना पड़ेगा। टाइम को मैंने 1/2 से गुणा किया, तो पावर को भी 1/2 से गुणा कर देता हूँ। लो भाई, मैंने पावर को भी 1/2 से गुणा कर दिया, यही तो मैंने आपको सिखाया ना अभी। तो ये कितना हो जाएगा, 50 से 1 साल में 53, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर आपको ब्याज कितनी मिल गई, भाई 1 साल में आपको जो ब्याज मिली वो 3 रुपये। 50 से 53 हो गया तो ब्याज कितनी है, 3 रुपये। 50 पे आपको 3 रुपये ब्याज मिलती है, तो 100 पे कितनी मिलेगी, तो आप बोलोगे 100 पे मिलेगी 6, और 100 पे मिलने वाली ब्याज को हम क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। तो 6% हमारे इस सवाल का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बोलो, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि हमें 3 रुपये ब्याज मिली है भाई 50 पर, 3 ब्याज मिली ना 50 पर, तो 100 पर कितनी मिलेगी, तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो चलो भाई सवाल नंबर 2 पे बढ़ते हैं, अच्छा सवाल था, आगे लेते हैं सवाल नंबर 2। लो भाई दूसरा सवाल देखो, बड़ा ही खूबसूरत सवाल है, सीआई पर आपकी उससे भी बड़ा ही खूबसूरत सवाल है, ठीक है। सवाल को खूबसूरत समझना शुरू करो तुम, मज़ा आएगा फिर। देखो भाई, सीआई पर निवेश की गई राशि 4 वर्षों में 8,000 रुपये हो जाती है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास में कुछ पैसा था, पता नहीं कितना पैसा था, वह मान लेते हैं इतना पैसा है, जो भी है 2-3 करोड़ जो भी है, मान लेते हैं 1000 करोड़ है, इतना सारा पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो पैसा है वो 4 वर्ष में कितना हो जाता है, ये पैसा हो जाता है 4 वर्ष में 8,000 रुपये। लो भाई, हमारा करोड़ों का रुपया 4 साल में 8,000 हो गया।
हाय राम हाय दैया, लड़कियाँ ऐसे बोलती है ना, हाय राम हाय लड़कियाँ, सॉरी हाय दैया क्या हो गया, क्या हुआ। तो देखो जो भी पैसा था मान लेते हैं पी मान लेते हैं भाई, प्रिंसिपल है ना, पी मान लिया। 4 साल के बाद में कितना हो गया 8,000 रुपये, और 5 वर्षों में 8,400 रुपये हो जाता है। तो भाई यहाँ से 5 वर्ष में कितना हो जाएगा भाई, तो आप बोलोगे सर 5 वर्ष में हो जाएगा 8,400 रुपये। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट थोड़ी ना है किसी को, भाई 4 साल में इतना हो जाता है, 5 साल में इतना हो जाता है। तो आप बोलोगे सर यहाँ से 1 साल में इतना हो जाता है, 8,000 रुपये 1 साल में कितने हो जाते हैं 8,400। ठीक है, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है 6th ईयर के वर्ष में कितना हो जाएगा भाई 6 वर्ष के अंत में। तो आप बोलोगे 5 वर्ष तो ये हो गए, 6 साल के बाद में बताना है तो 1 साल आगे का बताना है भाई, 5 और 1 साल आगे करूँगा तो 6 साल हो जाएगा। तो 6 साल के लास्ट में कितना रुपया हो जाएगा ये आपको क्या करना है बताना है। ठीक है, तो बता देते हैं। तो 1 साल में कितना हो रहा है, देखो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ मैं अनुपात निकाल लूँ क्या, तो आप बोलोगे सर 8,000 से 8,400 हो जाता है 1 साल में। तो देखो 0 से तो 0 गया, ये 0 भी 0 गया, और अगर मैं इसको काटूंगा 4 से काटूंगा तो ये 20 बार कटेगा, और 4 से काटूंगा तो ये 21 बार कटेगा। तो 1 साल में 20 से 21 हो जाता है। 1 साल में कितना होता है 20 से 21। तो मैंने आपको ये बात नहीं बताई होगी, चलो अभी बता देता हूँ। तो आप देखो 1 साल में 20 से 21 हो रहा है, तो पहली साल में जो धन है वो 20 से 21 हो जाएगा, फिर आगे भी ये 20 से 21 हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। फिर आगे भी ये 20 से 21 होगा, आगे भी ये 20 से 21 होगा, आगे भी ये 20 से 21 होगा, ऐसे चलता रहेगा हर साल। हर साल ये 20 से 21 होगा। ठीक है, 1 साल का गैप है ना, तो 1 साल में ये 20 से 21 होगा, हर साल ही होगा। कहीं पर भी आप निकाल के देख सकते हो कि हर साल में 20 से 21 होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ से देखो अगर मैं इन दो की बात करूँ, इन दो की बात मैं करूँ, तो आप बोलोगे सर दूसरी साल का जो ब्याज है ना वो यहाँ पे 21 है और यहाँ पे 20 है, तो इनको बराबर करने के लिए मैं इसको 20 से गुणा कर दूँ, ऊपर वाले को 20 से गुणा कर दूँ, नीचे वाले को 21 से गुणा कर दूँ। 20 से गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा 400, और ये आ जाएगा 420, और इसको मैं 21 से गुणा करूँगा तो 21 तो 420 हो जाएगा, और 21 का ये कितना हो जाएगा 441। तो मैंने आपको यही तो पढ़ाया है ना भाई, यही एग्जाम्पल बताया था। तो इनका अनुपात कितना आएगा 20 से 21, इनका अनुपात भी 20 से 21 आएगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना कि अगर समान गैप हो तो 20 से 21 होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो 1 साल में 20 से 21 हो रहा है, तो अगली साल में भी 20 से 21 होगा, मतलब यहाँ पे 20 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा 1 साल में। अब आप बोलोगे सर यहाँ 20 नहीं है, 20 की वैल्यू कितनी है, 20 की वैल्यू है 8,400। तो भाई 20 की जो वैल्यू है वो है 8,400, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 0 से तो 0 कट जाएगा, और 2 से कितनी बार कटेगा 840 है तो ये आ जाएगा 420। अब अगर इनको मैं जोड़ूंगा 20 और 1 21, और ये कितना हो जाएगा 0 2 8 8, तो 21 की वैल्यू कितनी आ गई 8,820। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 8,820, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझ में आ रहा होगा। अरे भाई समझ में आ रहा है ना, सब बढ़िया चल रहा है, एकदम आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ यार। अगर इतना आराम से पढ़ाने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो भाई फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं है। मेहनत तो आपको वहाँ भी करनी पड़ती है, उसको मनाने में मेहनत लगती है, उसको कहीं घुमाने ले जाते हो तो मेहनत लगती है। मेहनत का मतलब पैसे तो लगते हैं ना, आपका कितना खर्चा करवा देती है वो भी तो मेहनत से आते हैं, नहीं पिताजी से पॉकेट मनी मार के ले जाते हो। बोलो हाँ, कुछ बच्चे तो यही करते हैं कि जो बाहर रहते हैं ना, पापा रेंट चाहिए कमरे का, हाँ थोड़ा खर्चा भी भिजवा देना, और जो रेंट और खर्चा होता है सब उसके पीछे लगा देते हैं। तो ये गलत है। ठीक है, ये आप थोड़ा बैठ के सोचो, ऐसा नहीं करना चाहिए। पिताजी कितनी मेहनत से, चलो छोड़ो यार ये ज्ञान व्यान फालतू में भी आपका मूड थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। 20 से 21 हो रहा है। ठीक है,
चलो तीसरा सवाल लेते हैं, आप तो बस एकदम मस्त रहा करो, ठीक है। तीसरा सवाल पे आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3। लो भाई, बड़ा ही खूबसूरत सवाल। सवाल नंबर 3 आपके सामने है। तो देखो बात ऐसी है कि मतलब मैं आपको मोटिवेट करता हूँ ऐसे, मतलब कुछ तो मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है, आप एकदम मस्त रहो, जिसके भी साथ घूम रहे हो बस घूमो, ठीक है। बस थोड़ा सा ये भी सोचा करो कि हम ऐसे ही फालतू में इधर उधर टाइम ख़राब ना करें, ठीक है। किसी के पीछे पहले अपने आप को उस काबिल बनाओ। तो भाई सवाल पे आते हैं हम। x रुपये की राशि प्रति वर्ष एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में 27,900 रुपये और 6 वर्षों में 41,850 रुपये हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो x का मान बताओ भाई। x का मान भाई कितनी x है वो बतानी है। 1 है, 2 है, 3 है, वो सारी बतानी है। उनका नाम बताना भाई, रीता, गीता, सीता, लीता, पीता, जो भी है। तो कितनी x है, हाउ मैनी x यू हैव, यू हैड आएगा ना, सॉरी भाई, रख चुके हो, पास्ट हो गए ना वो, तो तभी x है। तो भाई निकालते हैं x का मान। तो सवाल में बोला है कि x रुपये हैं आपकी जेब में और प्रति वर्ष एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में, 3 वर्ष बाद में, 3 साल बाद में ये पैसे हो जाते हैं 27,900 रुपये, ठीक है जी। और 6 वर्षों में, 6 वर्षों में मतलब यहाँ से 6 वर्ष, अगर यहाँ से 6 साल बाद में कितने हो जाते हैं 41,850। तो आप बोलोगे सर यहाँ से कितना टाइम हो जाएगा भाई, 3 तो इधर हो गया तो 3 साल यहाँ पे आएगा, टोटल 6 साल है ना, 3 और 3 6 हो गया। जब ब्याज, अब आपको x का मान बताना है, ठीक है बता देते हैं। तो आप अनुपात निकाल लो ना, अनुपात निकाल लेते हैं। तो इधर निकाल के बता देता हूँ मैं। तो आप बोलोगे कि सर 27,900 ये 3 साल में हो जाते हैं 41,850। तो इनका रेशियो कितना आएगा भाई, देखो 0 से तो 0 गया, पहली बात तो ये। अब ये 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, काट देते हैं 5 से, या फिर किसी और से भी कट रहा है क्या, 3 से कट रहा है क्या, 3 से चेक करते हैं भाई, 3 से कट जाएगा। और 8 और 4 12, ये भी 3 से कट जाएगा। तो ये 3 से भी कट रहा है और ये 5 से भी कट रहा है। तो 3 और 5 मतलब 15 से काट देते हैं, ठीक है। तो भाई 15 से काटेंगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 15 से काटेंगे तो 15 एक कम 15, फिर कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास 12, 12 में आप 9 उतारोगे तो 129। तो ये आ जाएगा 15 × 120, फिर 9 बचेगा, 0 उतारेंगे, 15 छिक्का 90। और यहाँ 15 से काटेंगे तो 15 दूना 30, बचेगा 11, 8 उतारेंगे 118, 15 सत्ते 105, 118 में से 105 गए तो 13, और ये 15 90 135। अब कितने से कटेगा, 3 से कट जाएगा। चलो 3 से और काट देते हैं भाई, बड़ा गजब का आदमी है यार ये तो। 3 से काटेंगे तो ये कटेगा 6 बार, और 3 से काटेंगे तो 2 बार। इसको 3 से काटेंगे तो 3 9 27, और 3 तिया 9। अभी और कट जाएगा क्या, अरे यार 31 से कटेगा ना ये, 31 एक कम 31, 31 दूना 62, 31 तिया 93। तो जो अनुपात आ रहा है वो 2:3 आ रहा है। तो भाई इनका जो अनुपात आ रहा है वो कितना आ रहा है, इनका अनुपात आ रहा है 2:3, मतलब कि 3 साल में ये 2 से 3 हो गया। 3 साल में कितना हो गया, 2 से 3 हो गया। हमने इनका अनुपात निकाला, यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये 2 से 3 हो गया 3 साल में। तो आप बोलोगे कि सर ये हर 3 साल में 2 से 3 होगा, तो यहाँ भी 3 साल है। तो मैं बोलूँगा कि अगर आपने 2 रुपये उधार लिए हैं तो ये 3 साल बाद में कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे सर 2 से 3 हो जाएगा 3 साल में। लेकिन आप बोल रहे हो कि सर 3 नहीं हुआ, ये तो इतना हो गया, 3 की वैल्यू इतनी है, 3 की वैल्यू इतनी है, तो 2 की कितनी आएगी भाई, ये बताना है। तो बता देते हैं भाई, निकाल देते हैं। 3 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 27900। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 00 तो आएंगे आएंगे। ये यहाँ पे आया था ना 279 में 3 का भाग दिया तो 93 आया था, तो ये 93 आएगा।
1 की वैल्यू 93 आ गई, ठीक है। 3 में से 1 जाएगा, 2 आ जाएगा। 0 में से 0 गया, 0 में से 0 गया, 9 में से 3 गया 6, 27 में से 9 गया 18। 2 की वैल्यू आ गई 18,600। 2 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 18,600। और यही क्या है? x है। तो 18,600 भाई ऑप्शन नंबर डी आ गया। 18,600 क्या आ गया? ऑप्शन डी आ गया। तो भाई देखो, अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, अगर आप काटने पीटने में एक्सपर्ट है, अगर आप किसी का भी काटने में एक्सपर्ट है, तो भाई आप इन सवालों को मतलब 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 मिनट तो मैंने ज़्यादा बता दिया, 40 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। पहले आपको इनको प्रैक्टिस में लेना है। आपको पहले आना तो चाहिए ना कि सवाल होगा कैसे। अगर आपके दिमाग में ये क्लियर होगा कि सवाल ऐसे होगा, तब आप फटाफट करेंगे ना। आपको सवाल देखते ही पता नहीं लग रहा कि ये सवाल होगा कैसे। तो पहले आपको सीखना है। मैं आपको एक एक चीज़ सिखा रहा हूँ धीरे धीरे। तो मैं भी आपको ये डायरेक्ट काट देता, लो भाई ये कट गया, कचरा कर देता। ये जो कचरा मैंने यहाँ पे किया है, अगर ये कचरा मैं यहाँ पे कर देता तो मज़ा नहीं आता, समझ में नहीं आता, थोड़ा दिखने में भी बेकार सा लगता ना। इसी सवाल का आंसर हो गया ये हमने रफ वर्क कर दिया, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 पर। तो देखो भाई समझो, एक और बढ़िया सवाल है, सीजीएल मेंस का सवाल है, अभी पिछले एग्जाम में आया सवाल है भाई। देखो 29/1/2022 में आया था। तो सीजीएल मेंस का सवाल है, तो देखो फोड़ते हैं। एक धनराशि सीआई पर 4 वर्ष बाद, तो मान लेते हैं कि ये हमारी धनराशि है और ये धनराशि 4 साल के बाद में कितनी हो जाती है? 11,880 रुपये। फिर इसने बोला है 6 वर्ष बाद में इतनी हो जाती है। तो 4 साल तो यहाँ हो गए, तो आगे 2 साल का टाइम हो रहेगा। सही है ना भाई? नहीं पूरा लिखूँ मैं? अब तो समझ रहे हो ना सवालों को भाई। यहाँ से 6 साल है तो यहाँ से 2 साल हो जाएंगे। 17,820। अब आपको निकालनी है धनराशि कितनी है। तो आप इनका पहले क्या निकालो? अनुपात निकालो। तो देखो 0 से तो 0 गया, और अगर इसको मैं 4 से काट दूँ, 4 से नहीं कटेगा, 2 से काट सकते हैं, 2 से कट जाएगा। 3 से कटेगा क्या? 8 8 16 और 17 18, 3 से कट जाएगा। 9 से भी कट जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है 9 से भी कट जाएगा। तो 9 से काट देते हैं। तो देखो कैसे काटते हैं आपको पता चलता होगा। 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या बोलता है कि सम ऑफ डिजिट, अगर इनके अंकों का योग 9 से कटता है तो संख्या भी 9 से कटेगी। ये 9 का रूल होता है। 3 का भी यही होता है। तो 9 से काटेंगे तो देखो कितना आएगा? 9 एकम 9 और 28 बचेगा, और 9 तिया 27, और कितना आएगा फिर? 8 1 बचेगा 18, 9 दूनी, ठीक है 132। और ये 2 साल में हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, फिर आपके पास में बचेगा 8 बचेगा ना, फिर अगला 8, तो ये 8 9 81, 9 बार जाएगा 88, 7 बचेगा, 8 9 72 भाई 198 आएगा, ठीक है। अब अगर और किससे कट रहा है, और कटेगा ये 12 से कट जाएगा, ये 11 से कट जाएगा, मुझे लग रहा है 11 से कटेगा, ठीक है। 11 से काट देते हैं, तो ये 11 से कटेगा 12 बार, और ये 11 से कटेगा आपके पास 11 एकम 11 18 बार। अब 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो ये कट पीट के ये आ गया, ठीक है। आप काटे ना अपने हिसाब से, मैंने अपने हिसाब से काट दिया है, ठीक है। तो 2 साल में कितना हो जाता है? 2 से 3 हो जाता है। तो आप बोलोगे कि सर हमें तो 4 साल का निकालना है। भाई 4 साल में यहाँ से यहाँ तक हो गया ना। 4 साल में इसने कितना सफ़र तय किया यहाँ से यहाँ तक, और 2 साल में ये कितना सफ़र तय करता है? 2 से 3 हो जाता है। तो मैंने आपको सिखाया है ना, मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर टाइम को डबल करोगे, आप टाइम को 2 से गुणा करोगे, टाइम को 2 से गुणा करते ही 4 हो जाएगा। तो आपने टाइम को जितने से गुणा किया है, जो घात है उतने से गुणा हो जाती है। तो 2 की घात 2 हो जाएगा, कितना? 4, और 3 की घात कितना हो जाएगा? 2 मतलब 9। यही तो सिखाया था ना मैंने। तो 4 साल में कितना हो रहा है? 4 से 9 हो रहा है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, आपको ये वाली बात समझ में आनी ही चाहिए। ये बहुत ही कॉमन सी बात है। तो 4 साल में 4 से 9 होता है। तो हम मान लेते हैं कि अगर आपने 4 रुपये उधार लिए तो 4 साल बाद में वो 9 रुपये आपको मिलेंगे।
लेकिन आप बोलोगे कि सर 9 की जो वैल्यू है इतनी है 11,880 रुपये। तो भाई 9 की जो वैल्यू है वो है 11,880 रुपये, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे दोस्त, 9 का भाग देते हैं ना इसमें। भाई 9 का भाग दिया था तो 132 आया था ना, चलो वापस दे लेते हैं। 132 ही तो आया था, हमने 9 का ही तो भाग दिया था इसमें, तो 132 ही आएगा, ठीक है। और ये 0 आ जाएगी। 1 की वैल्यू आ गई, लेकिन मुझे 4 की निकालनी है, तो 4 की कितनी आएगी, तो ये 0, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 1 4 एकम 4, 5,280 रुपये। तो आपने कितने रुपए उधार दिए थे भाई, 5,280 रुपये आपने उधार दिए थे। आ गया प्रिंसिपल। तो हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा 5,280 रुपये। सवाल में पूछा है धनराशि का आधा बताओ, धनराशि का आधा बताओ। तो 5,280 का आधा कितना हो जाएगा भाई, 1/2 करूँगा तो ये हो जाएगा 2640। 2640 कौन सा ऑप्शन है भाई, डी, सॉरी डी क्या बी है ना। 2640 हमारा इस सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। भाई कैसा लग रहा है इस सुहानी मौसम में, शर्मा गई का, कंपाउंड इंटरेस्ट से घबरा गई का। तो घबराना नहीं है भाई, समझना है, एक एक चीज़ बड़े आराम आराम से आपको समझाई जा रही है। चलो भाई सवाल नंबर 5 लेते हैं। लो भाई सवाल नंबर 5 देखो, एक राशि 15 वर्ष में सीआई की निश्चित दर से दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में ये स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। तो भाई आपको देखो 2 तरीके से मैं आपको बताऊंगा ये सवाल, मतलब एक्सप्लेन करने का तरीका अलग होगा। मान लेते हैं कि आपके पास में इतने रुपए हैं और सवाल में बोला है कि एक राशि मान लेते हैं, कितना रुपया मान लो ना यार, आप 100 मान लो, 1 मान लो, x मान लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। 1 मान लिया हमने, हमारे पास इतने रुपए हैं। 15 साल के बाद में कितने हो जाएंगे, दुगुनी हो जाती है, ठीक है। 15 साल के बाद में ये 2 रुपये हो जाएंगे। अब पूछा है कितने वर्षों में ये स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि सर 1 से हमारे पास 1 रुपया था और 1 से हमें कितना करना है, 4 गुना करना है। भाई 4 करना है। हमारा जो पैसा है 1 रुपया था वो 15 साल में 2 हो जाता है। सवाल में पूछा है कि आपके पास 1 रुपया है तो वो 4 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको सिखाया है ना, मैंने आपको क्या सिखाया कि यहाँ पे देखो, अगर आप देखो ये पावर को डबल कर रहे हो, तो टाइम भी डबल हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने इस 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ गया, इस 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ गया ना, और यहाँ पे आपने 2 का स्क्वायर किया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तो है 1 का स्क्वायर और ये है 2 का स्क्वायर। तो पहले घात कितनी है, 1 है, अब यहाँ पे 2 हो गई, इसका मतलब टाइम भी डबल हो जाएगा। तो भाई टाइम कितना हो जाएगा, 30 साल। तो हमारे सवाल का आंसर आएगा 30 साल। बोलो समझ में आया नहीं आया, बोलो भाई समझ में आया नहीं आया, 30 साल हो गया ना। बोलो 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 भाई, बोलो बोलो बोलो। अरे हम क्या लेते हैं, अनुपात ही तो लेते हैं ना, ये अनुपात ही तो है, 1:2, ये भी 1:4। अब अगर आप यहाँ पे x लोगे तो ये 2x हो जाएगा, x से x कट जाएगा जब अनुपात लेंगे। अगर आप 100 लोगे तो यहाँ 200 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे ना अनुपात लोगे। तो हम क्या करते हैं, 1 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो हो गया सवाल। चलो भाई अगर आपको ऐसे नहीं करना तो मैं आपको कुछ अलग तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। तो सवाल में बोला है कि 1 से कितना हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा 15 साल के अंदर। अब हर 15 साल में 1 से 2 होगा, मतलब कि आगे भी अगर यहाँ पे 1 है तो 1 से 2 हो जाएगा 15 साल में। लेकिन आप बोलोगे माँ साहब यहाँ 1 नहीं है, 1 की जगह 2 है, 1 की वैल्यू 2 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है। तो आप देख सकते हो 1 से 4 हो गया कितने टाइम में, 15 साल यहाँ, 15 साल यहाँ, 30 साल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोलो भाई ऑप्शन नंबर डी समझ में आया। चलो यार लल्लू ही सवाल है, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम खराब करते नहीं एक सवाल पर। यदि एक निश्चित राशि, ये बीच में गैप किसके लिए छोड़ा है भाई, किसी और को लाना चाहते हो यहाँ पे, हाँ क्या हाल चाल है, बढ़िया है।
चलो सवाल करते हैं, बढ़िया हालचाल है तो सवाल करते हैं भाई। सवाल करूं, किसी राशि पर 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, ठीक है भाई, तो 9 गुना कितनी साल में हो जाएगी? तो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि भाई अगर 1 रुपये आपकी जेब में है तो ये 4 वर्षों के बाद में कितना हो जाएगा? 3 गुना। लो भाई, ठीक है। लेकिन सवाल में बोला है कि हमें 9 गुना करना है भाई। 1 रुपया कितने सालों में 9 गुना हो जाएगा? तो 9 गुना का मतलब है 3 का स्क्वायर और 1 का मतलब है 1 का स्क्वायर। तो आपने यहाँ घात देखो डबल कर दी, यहाँ पे घात कितनी है? 1 है। अब 1 को डबल कर दिया तो टाइम भी डबल हो जाएगा भाई मेरे दोस्त। तो आंसर कितना आएगा? 8 साल। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको ए से नहीं समझ में आया तो देखो 1 से 3 हो जाता है 4 साल में। अब हर 4 साल में 1 से 3 होगा, अगले 4 साल में भी ये 1 से 3 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 1 की जगह 3 है तो 3 की जगह कितना हो जाएगा? 9। तो 1 से 9 हो गया, 4 4 8 साल। चलो भाई लेते हैं अगला भयंकर सवाल लेते हैं यार, अब मज़ा नहीं आ रहा। लो भाई सवाल नंबर 7, थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, देखते हैं आप कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। ट्राई कर लो भाई, ट्राई करके देख लो आपसे होता है नहीं होता है। देखो यदि एक निश्चित राशि है 5 वर्षों में, तो मैंने कहा जी 5 वर्ष की बात हो रही है, तो मान लिया कि 1 रुपया आप लेके गए और 1 रुपये 5 साल में कितने हो जाते हैं? 2.5 गुना हो जाते हैं। 2.5 गुने को हम कैसे लिखते हैं? 2.5। अब आप बोलोगे हमें करना है 6 सही 1/4। 1 रुपये से कितना होना चाहिए? 6.1/4 का मतलब कितना होता है? 0.25। तो ये हो जाएगा 6.25। इतना करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ तो है 1 का स्क्वायर और यहाँ पे कितना है भाई? 2.5 का स्क्वायर। 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा ना 6.25। तो अगर आपने घात को डबल किया है तो टाइम भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो हमारा सवाल का आंसर आएगा 10 साल। ऑप्शन नंबर डी। बोलो भाई आपसे हुआ क्या? आप बोलोगे कि सर हमने तो ऐसे नहीं किया, पता नहीं आपने कैसे कर दिया पॉइंट में लेके ऐसे वैसे। चलो कोई बात नहीं, आपने कुछ नहीं किया। अगर आपने ऐसे नहीं किया तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखो आपकी जेब में है 1 रुपया, कितना है? 1 रुपया। मैं क्या कर रहा हूँ? प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात लिख रहा हूँ भाई। भाई ये क्या है? प्रिंसिपल और ये क्या है? अमाउंट। ब्याज थोड़ी ना, ये प्रिंसिपल और अमाउंट है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर अगर आपकी जेब में 1 रुपया है तो कुछ सालों के बाद में ये 2.5 गुना हो जाता है। 2.5 का मतलब 2 दूनी 4 1 5/2। तो यहाँ से अनुपात कितना आएगा? ये जो 2 है इधर चला जाएगा, तो अनुपात आएगा 2:5। कितनी सालों की बात हो रही है? 5 साल। 5 सालों की बात हो रही है सर। 5 साल में जो अनुपात है वो इतना होता है 2:5। या फिर आप 2 का 2.5 करके देख लो, 2 का 2.5 गुना कितना होता है? 5 ही तो होता है। तो 5 सालों में इतना हो गया। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है 6 सही 1/4। इसका मतलब होता है 6 चौक 24 और 1 25/4। अगर आपकी जेब में 1 रुपया है तो कितनी साल के बाद में वो 25/4 हो जाएगा? तो यहाँ से अनुपात कितना आएगा? ये 4 इधर चला जाएगा, अनुपात आएगा 4:25। प्रिंसिपल और अमाउंट का जो अनुपात है वो कितना आ गया? 4:25। और 4 का मतलब होता है जी 2 का स्क्वायर, 25 का मतलब होता है जी 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखो पावर 1 है, घात 1 है और आपने डबल कर दिया तो टाइम भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा जी। तो ये हो जाएगा 10 साल। तो आप चाहे तो ऐसे भी सवाल को फोड़ सकते हैं भाई। आंसर कितना आएगा? डी आएगा। बोलो अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो कैसे हैं आप? तो कैसे हैं आप? तो आपको क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, मुझे लगता है यही बेटर है। चलो अगर पॉइंट में अगर आप नहीं लिख सकते, कोई बड़ी संख्या आ जाए, कुछ भी गलत सलत आ जाए, तो आप ऐसे सवाल को कर सकते हैं बटे वाले से, ठीक है। अनुपात लेना है, ठीक है, अनुपात ही तो लेना है। ये 4 इधर चला जाएगा, 4:25 आ जाएगा। हो गया सोल्व। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8 लेते हैं।
तो देखो भाई, बड़ा ही गजब का सवाल है। मैंने आपको क्या सिखाया? लो भाई, लाइट ही गई। मैंने आपको जो भी सिखाया लाइट गई। चलो ठीक है, लाइट का इंतज़ार करते हैं। तब तक के लिए सवाल को देख लेना आप वीडियो बैक करके। लो भाई, लाइट आ गई है तो शुरू करते हैं। समस्या ऐसे आती रहेगी, लाइट आती रहेगी, जाती रहेगी। किसी दिन लगाएंगे भाई इन्वर्टर। हमारा भी एक नया स्टूडियो होगा, मतलब बहुत खूबसूरत अंदाज में, बढ़िया तरीके से, अगर तुम ऐसे ही प्यार देते रहे। देखो भाई, 4000 की राशि 10% प्रतिवर्ष की दर से उधार दी जाती है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के CI का अंतर बताना है। तो मैंने आपको जो एग्जाम्पल करवाया था शुरुआत में भाई, प्रिंसिपल कितना है? 4000 रुपये प्रिंसिपल है और ब्याज कितनी मिल रही है? 10%। तो यहाँ पे पहली साल और ये दूसरी साल और ये तीसरी साल। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ CI, चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहली साल ब्याज कितनी मिलेगी? 10%। तो 4000 का 10% कितना होता है? 400। अगली साल जो ब्याज आएगी वो 400 तो आएगी, लेकिन 400 पर भी 10% ब्याज लगेगा। तो कितना लगेगा? 40 रुपये। तो टोटल दूसरी साल का ब्याज कितना हो गया? 440। अब तीसरी साल में 440 तो ब्याज आएगा ही आएगा, 440 पर भी 10% आएगा। तो कितनी ब्याज मिलेगी भाई? 44। ठीक है, तो हमें तीसरी साल और दूसरी साल के ब्याज का अंतर निकालना है। तो देखो, 440 यहाँ पर भी है और 440 यहाँ पर भी है। तो अंतर कितने का आएगा? 44 का अंतर आएगा। ऑप्शन नंबर ए। बोलो। तो जब मैं आपको ये डिफरेंस निकालने वाले सवाल बताऊंगा ना, तब आपको मैं एकदम बढ़िया खूबसूरत शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए तो ये सवाल बीच में आ गया, तो हमने इस सवाल को ऐसे कर दिया। ठीक है, तो सवाल का आंसर आ गया 44। अगर आपके पास थोड़ा अच्छा खासा दिमाग है या फिर किसी और तरीके से सोचना चाहते हैं इस सवाल को, तो देखो कैसे करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो कैसे करेंगे। तो कैसे हैं आप? तो देखो भाई, 10% है। 10% का मतलब कितना होता है? 1/10, मतलब कि 10 से कितना हो जाएगा? 11। तो पहली साल का ब्याज, सेकेंड ईयर का ब्याज और थर्ड ईयर का ब्याज। तो आप बोलोगे सर, पहली साल में जो ब्याज है वो 10 से 11 हो जाएगा और दूसरी साल में भी 10 से 11 हो जाएगा। अगले मतलब हर एक साल में 10 से 11 होगा। यहाँ एक साल का अंतर है 10 से 11, यहाँ एक साल का अंतर है 10 से 11। तो देखो, इनको बराबर करने के लिए मैंने ऊपर वाले को 10 से गुणा कर दिया, तो ये हो गया ऐसे। ठीक है, और नीचे वाले को बराबर करने के लिए 11 से गुणा करना पड़ेगा। 11 से करूँगा 110, इसको 11 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 121। तो अंतर कितने का है दूसरी साल और तीसरी साल में? तो आप बोलोगे सर 21 का अंतर है। कितने का अंतर है? 21 का। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर पहली साल जो ब्याज है वो 100 है, लेकिन पहली साल ब्याज कितनी मिलेगी? 4000 का 10%। तो 4000 का 10% कितना होता है मेरे भाई? भाई हमने गड़बड़ कर दी क्या कहीं? 4000 का 10% कितना होता है? 400 ही तो होता है। ये क्या हो गया भाई? एक मिनट। ओ सोट हमने क्या कर दिया यार, 110 और 121 का जो अंतर है ना, वो 21 नहीं है, 11 है ना यार। तभी मैं सोचूं यार ये क्या हो गया, 11 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ब्याज मिलेगी पहली साल में वो कितनी आएगी? 4000 का 10% और 400 आएगा। मतलब कि 100 की जो वैल्यू है वो 400 है। 4 टाइम्स 4 से गुणा करना है, तो 11 की कितनी हो जाएगी? 44। तो ऐसे भी आप इस सवाल को कर सकते हैं। बाकी दोनों ही तरीके अपने अपने लेवल पे बेस्ट है, कैसे ही कर लो एक ही बात है। ठीक है, तो भाई 44 हमारा इस सवाल का क्या आ गया? आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं भाई अगले सवाल पर। सवाल नंबर 9 लेते हैं। तो कैसे हैं आप? तो भाई देखो, लड़कियों का क्या सीन होता है मैं आपको बताता हूँ। इतना फर्जी का नाटक चलता है ना इनके बीच में, लड़कों और दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। जब कोई लड़का लड़की से बात कर रहा होता है तब कितना झूठ बोलता है, देखना, सुनना, ध्यान से सुनना। हाँ हेलो यार, मैंने ना खाना नहीं खाया सुबह से। हाँ तुम्हें बता रही हूँ ना मैं। हाँ तुमने फ़ोन नहीं उठाया ना मेरा, तब से मैंने खाना भी नहीं खाया। मैंने सोचा पता नहीं इसे क्या हो गया।
ठीक भी है या नहीं, जबकि 2 रोटियां वो डकार के बैठी है, फिर भी आपसे ऐसे बोलेगी। हाँ मुझे ना बहुत भूख लग रही है, अभी भी चक्कर से आ रहे हैं, सुबह से नहीं खाया मैंने, शाम हो गई। तो यार तुम मेरा फ़ोन उठा लिया करो ना, ऐसे कहाँ बिजी रहते हो सारा दिन, कितना पढ़ते हो, इतना ज़्यादा मत पढ़ा करो, पढ़ने से क्या हो जाएगा। हाँ अभी तो ये बोलेंगे पढ़ने से क्या हो जाएगा, और जब जब शादी की बात आएगी तब, यार पापा ना मान नहीं रहे, तुम्हारा तो कोई करियर ही नहीं है, हाँ तुम कोई नौकरी वोकरी तो लगे नहीं, तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती यार, पापा नहीं मान रहे। हाँ पापा ने मेरे लिए एक आईएएस ऑफिसर ढूंढ लिया है पहले से ही। अच्छा तो ये होता है, तो फिर आपकी कहानी ख़त्म। आपका मतलब कब कट जाता है आपको पता भी नहीं चलता। अब लड़कों का क्या सीन होता है, लड़के भी ऐसे, यार कहाँ रहती हो तुम सारा दिन, हाँ मैंने भी सुबह से खाना ही नहीं खाया, तुम जब से उसके साथ गई हो ना वहाँ घूमने, तब से मुझसे बात ही नहीं करती हो, आजकल बहुत कम बात करती हो, और तेरे बिना मेरा मन ही नहीं लगता। जब से मैं दिन में उठ के तेरे से बात ना करूँ ना तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने खाना भी नहीं खाया सुबह से आऊँ। जबकि वो लड़का 2 रोटियां डकार के बैठा है, फिर भी ये बोलेगा नहीं खाया मैंने। अच्छा यार मेरे बाबू को बहुत भूख लगी है, हाँ लगी है ना, आ जाओ अपने हाथ से खिला दो तुम। तो ठीक है बस, ठीक है आज के लिए, ओके ओके। हाँ आगे से ना तुम मेरा फ़ोन उठा लिया करो मैं जब भी करूँ, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। चलो भाई देखो, आ जाओ पॉइंट पे आ जाओ, सवाल नंबर 8 हमारा हो गया। ठीक है भाई, तो ये फर्जी का नाटक चलता रहता है, मैंने मतलब जहाँ भी देखा है, अपने फ्रेंड सर्किल में भी देखा है, मतलब बहुत जगह, मतलब देखता ही रहता हूँ मैं कि ठीक है बस। हमारे पड़ोस में भी है, उस लड़की की भी मतलब वो हो गई, क्या बोलते हैं, इंगेजमेंट, वो भी मतलब 2 रोटियां चर के बैठी है, मतलब चर रही है, मेरा मतलब चरने का मतलब कि खा रही है। मैंने खाना नहीं खाया सुबह से, अरे खा तो रही हो, और कैसे खाओगी। तो ये फर्जी का नाटक छोड़ो, कुछ नहीं पढ़ा इन बातों में, खुरपे आ जाने हाथों में, पढ़ाई पर फोकस कर लो, ठीक है। ये सब फालतू की बकवास है, जब टाइम आ जाएगा तब अपने आप हो जाएगा, जिसके साथ भी होना है, ठीक है। तो ये मेरा मानना तो ये है कि मतलब कोई, ये मतलब एक ज़िंदगी गुजारने का एक मतलब तरीका है, मतलब और कुछ नहीं है, ठीक है। तो सही टाइम पर आने पर आपकी भी हो जाएगी, जिसके साथ भी होनी है। तो फालतू की टेंशन मत लिया करो, इधर उधर वो चली गई वो चला गया, कोई मतलब नहीं है इन सब बातों में, अपनी सक्सेस पर फोकस करो, ठीक है। जिस दिन आपके हाथ में कुछ होगा ना, आप कुछ अचीव कर लोगे, उस दिन लाइन लगेगी भाई, सच बोल रहा हूँ, लाइन लगेगी, मज़ा आएगा उस दिन, समझ रहे हो बात को। तो फोकस, चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 9, और बहुत ही बेहतरीन सवाल लेने वाले हैं, सवाल नंबर 9, मज़ा आने वाला है आपको, ठीक है। तो सवाल नंबर 9 देखो भाई, सवाल नंबर 9 क्या है, लो भाई बड़ा ही खूबसूरत सवाल, सवाल नंबर 9। बेहतर सो की एक धनराशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 10 वर्ष में 9,800 हो जाती है, जबकि ब्याज को, सर 10 वर्षों में तो हम भी 2 से 3 हो जाएंगे। अच्छा 10 वर्ष लगाओगे क्या तुम 2 से 3 होने में। इसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में 6,210 की धनराशि पर कितना CI प्राप्त होगा। तो भाई देखते हैं, फोकस करते हैं। तो सवाल में बोला है कि बेहतर सो की जो राशि है वह 10 वर्षों में कितनी हो जाती है भाई, 9,800 रुपये, ठीक है। ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, जबकि ब्याज को तो आपको 5 वर्षों में बताना है, 5 वर्षों में निकाल लेते हैं। तो देखो 0 से तो 0 गई, दूसरे 0 से दूसरी 0 गई, और अगर इसको मैं 2 से काटूंगा तो 2 से कटेगा ये 36, और ये 2 से कट जाएगा 49। तो हमें ये पता लग गया कि कोई भी धन है वो 10 वर्षों में कितना हो जाता है, 36 से 49 हो जाता है, 49। तो मुझे 5 वर्षों में निकालना है, मतलब टाइम को क्या करना है, आधा करना है, 1/2।
तो टाइम को 1/2 करूँगा तो जो पावर है वो भी 1/2 हो जाएगी ना। तो आप बोलोगे सर 36 की पावर हो जाएगी 1/2 और 49 की पावर हो जाएगी 1/2। ये कितना होता है अंडर रूट, 1/2 का मतलब अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 6 और 5 साल में ये हो जाएगा 7। तो हमें सवाल में निकालना है, देखो CI निकालना है। क्या निकालना है? CI, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 6 रुपये थे, वो कितने हो गए? 7 रुपये हो गए। तो ब्याज कितनी मिली? तो आप बोलोगे सर ब्याज तो 1 मिली ना, 7 में से 6 को माइनस करूँगा 1 ब्याज आ जाएगी। तो आप बोलोगे कि सर 6 की जो वैल्यू है वो 6210 है। भाई 6210 पर ही तो बताना है ना। 6 की जो वैल्यू है वो 6210 है। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 6 1 कम 6, भाग जाएगा नहीं, फिर 6 कम 6 12, 6 3 18, 6 5 30, 1035। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है सवाल का आंसर। तो जो ब्याज मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 1 मिलेगी ना। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये ब्याज है, ठीक है। 1035 हमारा सवाल का आंसर आ गया। आगे बढ़ जाते हैं। 10वां सवाल बहुत ही खूबसूरत। लो भाई सवाल नंबर 10 आ गया। 11 से ही 1/9% ब्याज की दर से किसी निश्चित धनराशि का दूसरे वर्ष का CI 520 है, तो उसी धनराशि का समान ब्याज दर से 1.5 वर्ष का CI ज्ञात करे रे। लो भाई देखो कर देते हैं। तो 11 से ही 1/9% का मतलब आप मुझे बता सकते हैं क्या कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 11 को 9 से गुणा करेंगे 99, 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100/9%। वैसे मुझे आता है, इसका मतलब 1/9 होता है। तुम ये सोचोगे मास साहब को तो आता ही नहीं है। 11 से ही 1/9% का मतलब कितना होता है? 1/9 होता है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको नहीं आता तो आपको ऐसे निकालना है, ठीक है। अब मैं परसेंट को हटाऊंगा तो नीचे कितना आएगा? 100 आएगा, और 100 के साथ में 100 का कट जाएगा, जैसे आपका कटा ना उसके साथ में। तो ये 1/9 हो गया, ठीक है। चलो भाई थोड़ा मस्ती के साथ पढ़ते हैं, आनंद भी आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। मैथ है ही ऐसी सब्जेक्ट, अगर मस्ती के साथ नहीं पढ़ा जाए तो क्या मतलब। तो 1/9 हो गया भाई। सवाल में बोला गया है दूसरे वर्ष का CI 520 है, तो उसी धनराशि का समान ब्याज दर से 1.5 वर्ष का CI ज्ञात करो। 1.5 वर्ष का निकालना है, निकाल देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई तकलीफ ना है बाबा। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं CI, और ये फर्स्ट ईयर और ये सेकंड ईयर। तो आप बोलोगे कि मास्टर साहब 9 पे 1 ब्याज मिलेगी, तो 1 साल में 9 से 10 हो जाएगा। तो पहली साल जो ब्याज है वो 9 है, दूसरी साल का जो ब्याज है वो 10 है। भाई ये प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात है 9 से 10 1 साल में। तो यहाँ पे आप देखो ना ब्याज में गैप कितने का है? 1 साल का ही तो गैप है, तो ब्याज का अनुपात भी 9 से 10 हो जाएगा 1 साल में। सही है ना, समझ रहे हो ना? मैंने बताया था ना, अरे मैंने बताया था ना यार, CI ऑफ 11th ईयर, CI ऑफ 12th ईयर। तो यहाँ 1 साल का गैप है ना, तो 1 साल में प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात होता है, उतना ही तो ब्याज का अनुपात होता है। तो यहाँ पर भी 1 साल का गैप है, ठीक है, समझ गए ना आप? ठीक है। तो आप बोलोगे मास्टर साहब दूसरे साल का जो ब्याज है ना, उसकी वैल्यू हमें सवाल में दे रखी है 520। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे दोस्त? 52 आएगी। लेकिन आपको निकालना क्या है? आपको निकालना 1.5 वर्ष का CI। तो 1 साल का तो आ गया 9, 1 साल का जो ब्याज है वो आ गया 9, और अगली साल आपको पूरी नहीं लेनी, आपको आधी साल लेनी है। आधी साल भाई, 1.5 साल तो तभी होगी ना, 1 साल ये आधी साल ये। तो पूरी साल का ब्याज 10 है, तो आधी साल का ब्याज कितना आएगा? 5। तो 1.5 साल का ब्याज आ जाएगा 14। ये 1.5 साल का ब्याज है, ठीक है। तो 14 की वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू 52 है, 14 की निकालने के लिए 52 से गुणा कर दो ना। तो ये कितना आएगा? देखो 4 को 2 से गुणा करूंगा 8 आएगा। 8 केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे कर लो, या 14 दूना 28 का 8, हासिल का 2, 14 पंजो 70, 2 72। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई सवाल नंबर 11 आज की क्लास का हमारा आखिरी सवाल रहेगा। तो ये जो भी मैं बात करता हूँ ना यार, बुरा मत माना करो, इसी क्लास को एंटरटेन करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है भाई, अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुँची है
तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन मेरा इंटेंशन वो नहीं था, ठीक है। तो किसी भी महिलाएं या हमारे महान पुरुषों को थोड़ा बहुत भी अगर बुरा लगा है तो आई एम रियली सॉरी, ठीक है। चलो भाई, तो ऐसे ही मजाक करने के लिए कर देते हैं, आप दिल पर मत लिया करो। मेरी बातों का कोई बुरा मानता है क्या यार? मतलब मैं तो अपने घर वालों को भी कुछ भी बोल देता हूँ, तो मेरी बातों का कोई बुरा नहीं मानता, ठीक है। और मुझे सीरियस होना आता भी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं किसी पर गुस्सा भी करता हूँ तो वो सोचता है कि यार मजाक कर रहा है। ठीक है भाई, देखो हम सवाल में बढ़ते हैं। भाई सवाल क्या बोल रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है भाई। चौथे वर्ष का सीआई पूछा है हमें, निकाल देते हैं। निकालना तो ही, आपने निकाला क्या इस सवाल का आंसर? भाई आपने निकाला इस सवाल का आंसर? नहीं हुआ क्या? बोलो यार, ऐसे क्या कर रहे हो? लास्ट सवाल है, वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, तभी मज़ा आएगा। मैथ में इंटरेस्ट बनाना है तो सवालों को खुद करना सीखो। जिस दिन सवाल अपने आप होने लग गए ना आपसे, उस दिन देखना मैथ का लेवल यूँ हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप उससे बात करते हो, हाँ, तो उससे बात करते करते आपके 6 घंटे 7 घंटे कम निकल जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगता। और पढ़ने के लिए आपको बोल दे तो 6 घंटे तो क्या, आप 6 मिनट नहीं बैठ सकते। तो मतलब बात इंटरेस्ट की है, वहाँ आपको इतना इंटरेस्ट आ रहा है कि मतलब आप सब कुछ भूल गए, क्या है क्या, सारा का सारा फोकस केवल उसी पर, ठीक है। और अगर पढ़ने बैठे तो दिमाग में यार मैं सीजीएल की तैयारी करूं, मैं बैंक पीओ की तैयारी करूं, ये बैंक पीओ में आएगा यार। मैथ तो आती है लेकिन ऐसे सवाल आते हैं क्या? ऐसे सवाल तो आते हैं लेकिन ऑप्शन ऐसे थोड़ी ना आएंगे यार। कहाँ से तैयारी करूं? यूट्यूब से पढूं, कोई ऐप पे कोर्स ख़रीद लूं यार? पहले मैथ पढूं, पहले इंग्लिश पढूं? चलो आज रहने देते हैं, कल पढ़ेंगे, कल से बढ़िया शुरुआत करेंगे। चलो फिर कल आएगा, कल। अरे यार अभी तो बैंक पीओ का नोटिफिकेशन ही नहीं आया ना, नोटिफिकेशन आएगा ना तब पढ़ लूँगा मैं। वो नोटिफिकेशन भी आ जाता है, उसके बाद क्या होता है यार, नोटिफिकेशन तो आ गया लेकिन अभी एग्ज़ाम होने में 4 महीने है ना, तो एग्ज़ाम डेट आने दो, उसके बाद पढ़ूँगा मैं। लो भाई एग्ज़ाम डेट भी आ गई यार, एग्ज़ाम डेट तो आ गई यार, अभी एडमिट कार्ड तो आने दो, कहाँ पे सेंटर पड़ेगा, क्या है, कितनी तारीख को होगा, कितनी तारीख को नहीं होगा, तो अभी एडमिट कार्ड आने दो, उसके बाद पढ़ाई शुरू करेंगे। लो भाई एडमिट कार्ड भी आ गया यार, मेरा तो एडमिट कार्ड आ गया। 12 दिन बचे हैं, 12 दिन में इतना कुछ हो पाएगा क्या यार? 12 दिन में तो 12 चैप्टर नहीं कर पाऊँगा। वो मतलब समझ रहे हो आप क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? मतलब काम को टालने की आदत, जब तक आप टालते रहेंगे ना तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो टालना बंद करो चीज़ों को, जो भी फोकस है उस पर लग जाओ, ठीक है। वो कब आएगा कब नहीं आएगा, आप पहले से तैयार रहो ना। जब भी अपॉर्चुनिटी आएगी बस फोड़ देंगे, चाहे वो 4 साल बाद आए चाहे 20 साल बाद आए, उससे कोई मतलब नहीं है। आप एकदम तैयार रहो ना, अपने आप को एकदम तैयार रखो, जब भी आई बस फिनिश। समझ गए बात को? यार 12 दिन बचे हैं, अब तो नहीं हो पाएगा। ऐसे करते करते वो स्ट्रेस में निकल जाते हैं यार, अब तो 10 दिन बचे हैं, एक चैप्टर हुआ है आज के दिन में, क्या करूँ मैं? ऐसे करते करते 10 दिन भी निकल जाते हैं, एग्ज़ाम भी निकल जाता है, सिलेक्शन भी नहीं हुआ, टाइम भी गया, सब कुछ गया। तो बोलो क्या हाथ लगा? तो ऐसे नहीं है मतलब, ठीक है। तो संभल के अपने आप को मतलब एकदम टारगेटेड बना के काम करो, तब मज़ा आएगा, ठीक है। चीज़ों को टालना बंद करो। पहले तो ये सोचो कि बस आज का लास्ट डे है, इसके बाद में कल का कोई पता नहीं है। तो जो भी करना है आज ही करना है, कल की कल सोचेंगे। चलो आ जाओ सवाल पे। तो भाई देखो सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि तीसरे वर्ष के लिए सीआई इतना है और 5वें वर्ष के लिए इतना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 3rd ईयर, और यहाँ पे मैंने लिखा 4th ईयर, और यहाँ पे मैंने लिखा 5th ईयर, ठीक है। 5 सालों की बात हो गई। तो देखो जी भाई, यदि तीसरे वर्ष के लिए 1200 रुपये है, सवाल में साफ साफ बोला गया है कि तीसरे वर्ष के लिए कितना है, 1200 रुपये है, और 5वें वर्ष के लिए 30,000 रुपये है भाई। 30,000 रुपये यार, मतलब कि देखो ब्याज कितना बढ़ गया। 3 साल में इतना है, 5वें साल में तो लो भाई पार कर गया यार, सीधा ही आंकड़े को ही। तो अब क्या बोला है, ये निकालना है, निकाल देते हैं।
तो आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे डिफरेंस क्या रेशियो पूछूं 3 साल और 5th ईयर का, ठीक है, तो कितना आएगा भाई? ये सी आई है, सी आई ऑफ 3rd ईयर, सी आई ऑफ 5th ईयर। तो आप बोलोगे सर ये है 12,000 और ये है 30,000, तो अनुपात कितना आएगा? 2 जीरो से तो 2 जीरो गई, और 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 पंजो 30, ये 2 से कट जाएगा 1:25। तो आपको ये पता लग गया, क्या पता लग गया? अब मैंने आपको कहा था कि जो ब्याज का अनुपात होता है वही प्रिंसिपल और अमाउंट का भी अनुपात होता है, यही तो बताया था मैंने आपको। या फिर चलो छोड़ो, इसको मारो गोली। तो 1 से 25 हो गया, ये 2 साल की बात हो रही है जी, 2 साल की। अगर 2 साल में 1 से 25 हो गया, 25 का मतलब है 5 का स्क्वायर और 1 का मतलब है 1 का स्क्वायर। 2 साल में 1 के स्क्वायर से 5 का स्क्वायर हो गया, तो 1 साल में बता सकते हो क्या कितना होगा? तो आप बोलोगे मास्टर साहब अगर टाइम को आधा कर दिया तो पावर को भी आधा कर दो। तो पावर को आधा करेंगे तो भाई कितना हो जाएगा? अब पावर को आधा करेंगे तो 1 हो जाएगी ना। लो भाई, तो 1 साल में 1 से 5 होगा। समझ में आई क्या ये बात? अरे छोटी सी बात है ना यार, 2 साल में 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो 1 साल में 1 की घात 1, 5 की घात 1, सिंपल। दिखाई तो दे रहा है ना आपको? मैं देख लेता हूँ इधर। हाँ भाई दिखाई दे रहा है, सब बढ़िया दिख रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास, कोई कहीं दिक्कत नहीं है। तो आप बोलोगे कि सर 1 साल में 1 से 5 होता है, तो यहाँ देखो 1 साल का गेप है, यहाँ गेप कितने का है? 1 साल का। और 1 साल में कितना होता है? 1 साल में होता है 1 से 5। अगर 1 की वैल्यू 1200 है तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 12 पंजू 60, 60,000, सॉरी 6,000। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर है। तो बोलो देखो भाई, हमने इस सवाल को कितने खूबसूरत तरीके से किया है। अगर इस सवाल को कोई ऐसे बता देना तो मैं यहीं बैठा हूँ। कमेंट में आके लिखना कि सर लो, आपने तो कहा था कहीं नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो भाई हमारे जो तरीके हैं ना, यूनिक है, अपने आप में कुछ वजूद रखते हैं। ऐसे नहीं कि मतलब लो भाई ये ट्रिक बता दी, वो ट्रिक केवल एक ही सवाल में लगेगी, बाकी सवालों का कोई मतलब ही नहीं है। हर सवाल में अलग अलग ट्रिक रट लो, ये कौन सा तरीका हुआ? तो हमने आज की क्लास में बहुत ही खूबसूरत 11 सवाल किए। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल अच्छे लगे होंगे, मज़ा आया होगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताइए। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, एकदम एक्स स्क्वायर की तरह, ठीक है। तो चलिए भाई, हमारा कंपाउंड जो इंटरेस्ट था, हमने बहुत कोशिश की आपको अंदर से इंटरेस्ट बनाने के लिए। हमने आपको गजब गजब तरीके बताए, गजब गजब मेथड्स बताए, और भी मतलब बहुत कुछ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। और इस क्लास को अगर आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को अपने दोस्तों तक, जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप है, सब में आग की तरफ फैला दो, सब में फैला दो भाई, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जान डाल देंगे, ठीक है। तो चलो भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई शायरी वायरी हो जाए क्या? शायरी, मेरा मोबाइल कहाँ गया? एक मिनट ज़रा रुकना भाई, शायरी वायरी का इंतज़ाम करते हैं यार कुछ। चलो भाई सुनो, देखो शायरी वायरी सुनो। मोबाइल थोड़ा सा डिस पड़ा हुआ है, मैंने देख लिया, ठीक है। तो देखो सुनाता हूँ। जब क्या था यार, मैं तो भूल भी गया। रुको 1 मिनट। दिमाग हिल जा यार, दिमाग हिल नहीं रहा। दिमाग, अच्छा दिमाग तो पीछे होता ना यार। आगे आजा भाई, आगे आजा। अच्छा ऊपर आ गया क्या? आजा आजा आजा। बस बस, सेट हो गया, दिमाग सेट हो गया। चलो भाई सुनो, सुनो भाई ध्यान से सुनना। एटीट्यूड वाली शायरी है, मज़ा आएगा, ठीक है।
फिर भूल गया यार। क्या था यार, 1 मिनट में ढंग से याद करता हूँ। 1 मिनट रुको, तुम 1 मिनट रुको। सुनो भाई, याद आ गई भाई को। अब देखो, गाड़ देंगे, झंडे गाड़ देंगे। तो सुनो भाई, क्यों भरोसा करते हो गेरों पर? क्यों भरोसा करते हो गेरों पर जब चलना है खुद के पैरों पर? तो कैसी लगी बताओ भाई, कैसी लगी? अच्छी लगी ना? अरे मज़ा आया नहीं आया? मुझे लगता है मज़ा नहीं आया ना यार। एक तो मैंने इतना टाइम लगा दिया सुनाने में, सोचने में इतना टाइम ख़राब कर दिया। चलो कोई ना, कल से मैं याद करके आऊँगा शायरी को। क्लास में जब भी आऊँगा ना, पहले शायरी याद करके आऊँगा मैं, ठीक है? कि भाई बच्चों को सुनानी है शायरी। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट में मज़ा आया होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको फील आई होगी अंदर से, जो भी है बढ़िया लगा होगा। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। इन्जॉय करते रहना कंपाउंड इंटरेस्ट को। कंपाउंड इंटरेस्ट को अपने सभी दोस्तों तक फैला देना, ठीक है? ये भाई की गुजारिश है, एक हम्बल रिक्वेस्ट आपसे। तो भाई थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।